अध्याय 1301। क्या आप डार्क हेल महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? यांग ये सुनते ही सभी के मुंह के कोने फड़क उठे। यहां तक नी कबीले की महिला भी अपवाद नहीं थी, और उसकी आंखों के कोने थोड़े फड़क रहे थे। एक अर्ध सम्राट। यांग ये वास्तव में एक अर्ध सम्राट था। लेकिन क्या कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कर सकता है? कोई हिम्मत नहीं करेगा। वह एक अर्ध सम्राट था जो शून्यकों को मार सकता था। इस बीच सीनियर युआन ने ठंडे स्वर में कहा, कितना बेशर्म। यांग ये ने सीनियर युआन की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ नी कबीले की महिला को देखता रहा। तुमने कहा था कि सम्राट के दायरे से नीचे के लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। वह गंभीरता से बोली, तुम अलग हो। यांग ये ने पूछा, क्या मैं अर्ध सम्राट नहीं हूं? उसने उत्तर दिया, आपकी ताकत एक शून्यवादी के बराबर है। यांग ये ने कंधे उचकाए, लेकिन मैं अभी भी एक अर्ध सम्राट हूं। उसने उसकी ओर देखा, और यांग ये ने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और उसकी नजरों से नजर मिलाई। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? यांग ये ने जवाब दिया, डार्क हेल कॉन्टिनेंट के लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा। हालांकि युद्ध से स्वॉर्ड एलायंस की सेना को बढ़ने में मदद मिल सकती थी, लेकिन वह उन्हें अभी स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला की ओर जाने देने के बारे में चिंतित था। क्योंकि वह उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह दानव जाति की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानता था, न ही वह नी कबीले की ताकत के बारे में कुछ जानता था। सीधे शब्दों में कहें तो उसे डर था कि नी कबीले ने मानव जाति के विशेषज्ञों को स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला में तोप का चारा बनने के लिए इकट्ठा किया था। दूसरों की दुर्भावना से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह तलवार गठबंधन के सदस्यों को इस तरह अपने जीवन को जोखिम में डालने की इजाजत नहीं दे सकता था। जहां तक स्लेयर पवेलियन की बात है, तो यह उन हथियारों से भरा हुआ था जो छिपने और भागने में माहिर थे। जब तक उन्हें पता चलता कि स्थिति ठीक नहीं है, तब तक उनके लिए वहां से निकल जाना बहुत आसान था। यांग यी स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि जब घोंसला पलट दिया जाता है तो कोई भी अंडा बरकरार नहीं रहता, लेकिन उसे इस बात की बेहतर समझ थी कि दूसरों की दुर्भावना के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्या मजाक है? सीनियर युआन ठंडे स्वर में हंसे, हमें राक्षस जाति के विरुद्ध मौत तक क्यों लड़ना चाहिए, जबकि वे तो सुखी जीवन का आनंद ले सकते हैं? क्यों? महिला ने यांग ये को देखा और कहा, क्यों? यांग ये ने हंसते हुए कहा, सबसे पहले मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपके पूर्वजों ने घूंघट क्षेत्र क्यों बनाया? उसने उत्तर दिया, डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर विपत्ति आई। आत्मा की ऊर्जा बिखर गई, और यह मनुष्यों या राक्षस जानवरों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। मानव जाति और राक्षस जाति के लिए एक बेहतर घर प्रदान करने के लिए हमारे संबंधित पूर्वजों ने घूंघट क्षेत्र बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए। तथ्य साबित करते हैं कि उनका निर्णय सही था। अन्यथा मानव जाति के पास अब एक भी वॉइड नहीं हो सकता है। डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर कोई वॉइड नहीं है ना? यांग ये ने पूछा, अंधकार में नरक महाद्वीप के लोगों को इतने साल पहले पर्दे वाले क्षेत्र में क्यों नहीं लाया गया? उसने जवाब दिया, घूंघट वाले क्षेत्र में संसाधन सीमित हैं। इसलिए केवल अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। यांग ये ने कहा, तो डार्क हेल कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जिसे आप सभी ने छोड़ दिया है ना? वह थोड़ा उदास होकर बोली, तुम क्या कहना चाह रहे हो? यांग ये ने हंसते हुए कहा, जब उन्हें अच्छे जीवन का आनंद लेने का समय था, तब आपने उन्हें छोड़ दिया और डार्क हेल कॉन्टिनेंट को अपने आप समृद्ध होने या मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब खतरा आता है, तो आप उन्हें फिर से याद करते हैं और चाहते हैं कि वे यहाँ आएं और अपनी जान जोखिम में डालें। क्या ऐसा करना सही है? उन्होंने कहा, यदि हेवन पिल्लर पर्वत श्रृंखला का उल्लंघन किया गया, तो वीर क्षेत्र नष्ट हो जाएगा और महाद्वीप भी नष्ट हो जाएगा। यांग ये ने जवाब दिया, यह महाद्वीप का मामला है। उसने पूछा, आप डार्क हेल कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? यांग ये ने उत्तर दिया, मैं कर सकता हूं। सीनियर युआन ठंडी हंसी हंसे, बेशक वह कर सकता है। उसके तलवार गठबंधन ने पूरे महाद्वीप को एकजुट कर दिया है। उसने यांग यी को बहुत देर तक देखा और फिर बोली, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? यांग ये ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम मना कर दोगी, तो यह सबसे अच्छा होगा। स्लेयर पवेलियन नहीं जाएगा, और मैं भी नहीं जाऊंगा। हम वीर क्षेत्र को छोड़कर डार्क हेल कॉन्टिनेंट में वापस आ जाएंगे। उसका चेहरा धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडा हो गया। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यांग ये ने जवाब दिया, यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो इसे मेरी धमकी समझिए। महिला ने कहा, यदि 3 संप्रदाय, 6 शहर और मेरानी कबीला एकजुट हो जाए, तो हमारे लिए आपके तलवार गठबंधन, स्लेयर पवेलियन और आपको कुचलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूं और सिर्फ एक तथ्य बता रही हूं। यांग ये ने सीनियर युआन की ओर इशारा किया जो महिला के बगल में खड़ा था और कहा, उसने अतीत में भी कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि वह अपने युआन कबीले में एकमात्र वॉइडर बचा है। सीनियर युआन के चेहरे पर तुरंत ही क्रूरता छा गई। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? महिला की आंखों में हत्या का इरादा दिखाई दिया। जाहिर है, यांग ये ने उसे गुस्सा दिला दिया था। यांग ये ने उसकी आंखों में सीधे देखा, अगर तुम हमला करोगी,
तो इस पल से स्लेयर पवेलियन के सभी हत्यारे और मैं सांपों की तरह हो जाऊंगा जो छाया से तुम्हारा पीछा करेंगे। जब तक हमारे पास थोड़ा सा भी मौका है, हम हमला करेंगे और मार डालेंगे। अगर स्वॉर्ड एलायंस और स्लेयर पवेलियन को कुचल दिया जाए तो भी कोई बात नहीं। जब तक मैं यांग ये जिंदा हूं, तब तक हत्या करता रहूंगा जब तक मैं तुम सभी को खत्म नहीं कर देता। वैसे भी मैं अभी भी जवान हूं, है न? महिला की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह चुपचाप यांग यी को देखती रही, लेकिन चारों ओर अवर्णनीय ठंडक छा गई। यांग ये ने बिना किसी डर के उसकी नजरों का सामना किया। उसने अपने अधीनस्थों के जीवन को दूसरे के हाथों में सौंपने से इनकार कर दिया। जहां तक दानव जाति का सवाल है, भले ही दानव जाति ने घूंघट वाले क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली हो और तलवार गठबंधन पर हमला करना चाहती हो, वह दानव जाति के खिलाफ लड़ाई में तलवार गठबंधन का नेतृत्व करेगा। भले ही वे मर गए हों, यह किसी और द्वारा तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाने से बेहतर था। भले ही यह दूसरों के बारे में बुरा मानने जैसा था, लेकिन उसे दूसरों की दुर्भावना से लगातार सावधान रहना था। अगर नी कबीला वास्तव में निष्पक्ष रूप से काम कर सकता है और नी कबीले के सदस्यों सहित सभी के साथ समान व्यवहार कर सकता है, तो उसे नी कबीले के साथ सेना में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हर कोई स्वार्थी था। तो क्या नी कबीला अपने सदस्यों के साथ दूसरों की तरह व्यवहार करेगा? वह नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि उस महिला को उनका सामना करते समय श्रेष्ठता का एहसास होता था। क्योंकि यांग यी और महिला के बीच टकराव था, यहाँ का माहौल तुरंत काफी तनावपूर्ण हो गया। भले ही कियान लैनकोंग और शुई लिनलैंग को लगा कि यांग ये कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, फिर भी वे यांग ये के पक्ष में खड़े रहे। कियान लैनकोंग को अच्छी तरह पता था कि अगर यांग ये उनके पक्ष में है तो स्लेयर पवेलियन अपनी गरिमा को बनाए रखने में सक्षम होगा। जब तक उनके पास यांग ये है, वे कबीले, संप्रदाय और यहाँ तक कि नी कबीले भी उन्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके पास यांग ये नहीं है, तो जब तक उनके पास दो वॉइडर हैं, तब तक वे ज्यादा खतरा नहीं होंगे। हालांकि यांग यी का पीछा करना काफी डरावना था। स्लेयर पवेलियन के पिछले मास्टर ने स्लेयर पवेलियन के हितों के अनुसार काम किया। अगर यह फायदेमंद था तो वह सहमत था और अगर यह फायदेमंद नहीं था तो मना कर देता था। लेकिन यांग ये ने अपनी भावनाओं के अनुसार काम किया। कहने की जरूरत नहीं है, यांग ये वास्तव में ज्यादातर समय एक योग्य नेता नहीं था। ठीक इसी तरह यांग ये और महिला ने लगभग 10 सांसों तक एक दूसरे को देखा और फिर उसने कहा, ठीक है, आप और स्लेयर पवेलियन के सदस्य जाएंगे। डार्क हिल कॉन्टिनेंट के लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। यह अनुचित है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सीनियर युआन ने जल्दी से कहा, यह अनुचित है। हम राक्षस जाति के खिलाफ अपनी जान जोखिम में क्यों डालें, जबकि वे ऐसा नहीं करते? महिला ने सीनियर युआन की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? अगर वे मना करते हैं, तो उन्हें मार डालो। वरिष्ठ युआन ने धीमी आवाज में कहा, आपके नी कबीले, 3 संप्रदायों और 6 शहरों की संयुक्त सेना उन्हें एक पल में कुचलने के लिए पर्याप्त है। महिला ने कहा, आप हमले का नेतृत्व करते हैं, ठीक है? सीनियर युआन अवाक रह गए। उसने कहा, डार्क हिल कॉन्टिनेंट में कितने विशेषज्ञ हो सकते हैं? क्या इसमें वॉइडर्स हैं? मेरी जानकारी के अनुसार इसमें कोई वॉइडर्स नहीं है। अगर सम्राटों के एक समूह की तुलना एक अर्ध सम्राट से की जाए जो वॉइडर्स के बराबर है, तो आपको कौन सा सबसे उपयुक्त उम्मीदवार लगता है? वरिष्ठ युआन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन क्या यह हम सबके लिए उचित है? निष्पक्षता। उसने आगे कहा, इस दुनिया में कोई निष्पक्षता नहीं है। जिस व्यक्ति की मुट्ठी बड़ी होती है, वह निष्पक्ष होता है। दरअसल, वह स्वाभाविक रूप से सीनियर युआन के कहे अनुसार करना चाहती थी और यांग ये के समूह का सफाया करना चाहती थी। हालांकि, क्या उन्हें खत्म करना वाकई इतना आसान था? नहीं। यांग ये का समूह हत्यारों का समूह था, वे सभी चालबाजी और धोखे में माहिर थे। इसके अलावा, भले ही वे स्लेयर पवेलियन को कुचल दें और यांग ये को मार डालें, उन्हें निश्चित रूप से एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। अगर यह किसी और समय होता, तो वे उस कीमत को चुकाने में सक्षम होते। लेकिन अब, मानव जाति बहुत ज्यादा आंतरिक संघर्ष सहन नहीं कर सकती। यांग ये ने हदें पार कर दी और अपनी मर्जी से काम किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह जानती थी कि उसके नी कबीले के लिए कौन सा विकल्प ज्यादा फायदेमंद है। अगर वह उससे लड़ने का विकल्प चुनती, तो उनके दुश्मनों का एक और समूह बन जाता, लेकिन अगर वह शांति चुनती, तो उसे ज्यादा मदद मिलती। कोई भी समझदार व्यक्ति शांति का विकल्प चुनता। भले ही यांग ये बहुत घमंडी होने के कारण उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसे पूरी स्थिति पर विचार करना था। सीनियर युआन का चेहरा और भी भद्दा हो गया जब उसने उसकी बात सुनी। बेशक वह जानता था कि ताकत से ही निष्पक्षता हासिल की जा सकती है। उसके युआन कबीले में 5 शून्यवादी थे और वह मानव जाति में नंबर 1 शक्ति थी। फिर भी अब, केवल वह ही बचा था और युआन कबीले के अन्य सम्राटों का अधिकांश विनाश हो चुका था। यह कहा जा सकता है कि युआन कबीले को अभी निष्पक्षता के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं था। इस बीच, यांग ये ने कियान लानकोंग को देखा और कहा, सभी को यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहो।
कियान लकोंग ने सिर हिलाया और आवाज में संदेश भेजना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक के बाद एक कई लोग वहां आ गए। वे हत्यारे मंडप के हत्यारे थे, लेकिन दूसरे संप्रदायों और कुलों के विशेषज्ञ थे। कुछ ही समय में यहाँ 25 शून्यवादी आ गए। जहां तक सम्राटों की बात है तो लगभग 2000 थे। इसके अलावा उत्तराधिकार में कई अन्य सम्राट भी आ रहे थे। यांग ये को 3 जाने पहचाने चेहरे देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये लिन कबीले के 3 भाई बहन थे। इस समय उन्होंने यांग ये को भी देखा। लिन दालांग और लिन एरलांग ने अभिवादन के तौर पर यांग ये को थोड़ा सिर हिलाया। लिन युक्सुआन के लिए वह यांग ये के पास दौड़ी और मुस्कुराई, तुम यहाँ हो। यांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, क्या आपकी तलवार अच्छी है? हाँ, उसने जल्दी से सिर हिलाया, अब मैं कुछ समय के लिए एक वोइडर से भी लड़ सकती हूँ। बोलते समय उसने आसमान में महिला की ओर देखा और धीरे से बोली, तुम राक्षस जाति से भी लड़ने जा रही हो? यांग ये मुस्कुराई, कुछ इस तरह। लिन युक्सुआन की आंखें चमक उठी, बहुत बढ़िया, हम एक साथ लड़ सकते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह खतरनाक है? यांग ये ने कहा, राक्षस जाति बहुत मजबूत है, मेरा बड़ा भाई मेरी रक्षा करेगा। लिन युक्सुआन ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा आप मेरी भी रक्षा करेंगे, है ना? यांग ये मुस्कुराया। वह बोलने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। लिन युक्सुआन ने जल्दी से कहा, यह मेरे दादाजी हैं। बूढ़े आदमी ने यांग ये को मुट्ठी बांधकर कहा, युशुआन और उन 2 बच्चों की देखभाल करने के लिए धन्यवाद, और उन्हें दिए गए उपहारों के लिए भी धन्यवाद। मैं लिन कियान हूँ, लिन कबीले का मुखिया। अगर आपके पास समय हो तो कृपया मेरे लिन कबीले में जरूर आएं। वह यांग ये के प्रति सद्भावना व्यक्त कर रहे थे। यांग ये मुस्कुराया, बेशक। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह लिन युक्सुआन को अपने साथ ले गया और लिन कबीले की सेना में वापस चला गया। यांग ये ने ऊपर देखा। इस समय यहाँ कुछ शून्यवादियों को छोड़कर बाकी सभी उसे देख रहे थे। उनकी निगाहें बहुत शत्रुतापूर्ण थीं। नहीं, उन्हें हत्या के इरादे से भरा हुआ बताया जाना चाहिए, जो बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं था। स्पष्टतः वे 5 शहरों और 2 संप्रदायों के शून्यवादी थे। यांग ये ने उनकी ओर देखा और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी, मुझे यह देखकर अच्छा लगता है कि आप सभी मुझे मारना चाहते हैं, फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अध्याय 1302 खोने के लिए कोई समय नहीं है। यहाँ पर शून्यवादियों के हाव भाव तुरंत ही इस तरह से उकसाए जाने से भद्दे हो गए, और कुछ ने तो अपनी हत्या की मंशा भी छोड़ दी, जबकि दूसरों के भीतर की गहन ऊर्जा बढ़ने लगी। इसके अलावा कुछ ने तो अपने हथियार भी निकाल लिए। अगर कोई अभी पहला हमला करता है तो बाकी सभी निश्चित रूप से यांग ये पर हमला करेंगे। हालांकि यांग ये पूरी तरह से निडर रही और उनकी आंखों में देखती रही। चूंकि वह इतने सालों पहले लेबर डिसिप्लिन था, इसलिए उसने एक सिद्धांत समझ लिया था, कोई भी व्यक्ति कमजोरी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग कमजोर लोगों को डराने धमकाने के शौकीन हैं और आसानी से धमकाए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कमजोर होता या कमजोरी दिखाता तो दूसरे लोग बिना किसी रोक टोक के उस व्यक्ति को धमकाते। उसने उन्हें उकसाने का कारण स्वाभाविक रूप से जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह उन्हें बताना चाहता था कि भले ही उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, लेकिन वह डरता नहीं है। किसी भी स्थिति में नी कबीले की वह महिला यहाँ थी, इसलिए उनके लिए लड़ना बिल्कुल असंभव था। निश्चित रूप से नी कबीले की वह महिला अचानक यांग ये और उन शून्यवादियों के बीच प्रकट हुई। उसकी नज़र यांग ये पर पड़ी और उसने कहा, क्या तुम इतनी बुरी तरह से परेशानी खड़ी करना चाहते हो? यांग ये ने कंधे उचका दिए, मैं तो बस मजाक कर रही थी, इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? उसने उसे देखा। इस समय उसे लगा कि यांग ये को स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला की ओर ले जाना एक बुरा निर्णय हो सकता है। वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। यांग ये के बारे में उसका यही मूल्यांकन था। उसने यांग ये पर एक गहरी और लंबी नजर डाली, फिर वह यहाँ के शून्यवादियों को देखने के लिए मुड़ी। हर कोई, दानव जाति ने हमला किया है, और यह हमारी मानव जाति के अस्तित्व से संबंधित है। इसलिए कृपया अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को एक तरफ रखें और समग्र स्थिति पर विचार करें। सीनियर युआन ने ठंडे स्वर में कहा, हम ऐसा करेंगे, बेशक। मुझे बस डर है कि कुछ पागल लोग हमारे पीछे से कोई गलत काम न कर दें। सीनियर युआन के बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा, मिस युआन, मुझे यकीन है कि आप समझ गई होंगी कि उसे रोका नहीं जा सकता और वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। अगर आप उसे हेवन पिलर माउंटेन रेंज में आने के लिए मजबूर करते हैं और उसे हमारे समूह का हिस्सा बनाते हैं, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर वह पागल हो जाता है और स्लेयर पवेलियन के हथियारों को हमारी पीठ में छुरा घोंपने का आदेश देता है। दरअसल यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है, उसके चरित्र के आधार पर यह पूरी तरह से संभव है। अन्य शून्यवादियों ने जल्दी से अपनी सहमति प्रदर्शित करने के लिए सिर हिलाया। अपनी टीम में यांग यी जैसे पागल व्यक्ति के होते हुए वे चैन से नहीं रह सकते थे। महिला कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने यांग ये की ओर देखा, तुम क्या सोचते हो? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस नी, आपको उनसे यह सवाल पूछना चाहिए।
उनसे पूछिए कि हमला करने वाले वे पहले थे या मैं। यांग ये के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई जब उसने इस बिंदु तक बात की, और उसकी जगह एक बर्फीले ठंडे भाव ने ले ली। उसने वोइडर्स को देखा और फिर कहा, मेरा तलवार गठबंधन डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर प्रमुखता से उभरा, और उन्हें डर था कि यह उनके लिए एक खतरा होगा, इसलिए उन्होंने डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर मुझ पर घात लगाने के लिए 3 वोइडर्स भेजे। दुर्भाग्य से वे असफल रहे, इसलिए उन्होंने 7 और भेजे। दुर्भाग्य से वे फिर भी असफल रहे। अंत में उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। फिर भी अब आप सभी कह रहे हैं कि मेरी उपस्थिति आप सभी को आराम से रहने से रोकती है। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? सीनियर युआन और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी के भाव थे। जैसा कि यांग ये ने कहा, वे वास्तव में हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर यांग ये मर जाता तो उन्हें इसकी परवाह नहीं होती, और कोई भी इसकी परवाह करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार इतिहास हमेशा जीत से ही लिखा जाता था। न्याय हमेशा जीत के पीछे खड़ा होता है। लेकिन समस्या यह थी कि यांग ये मरा नहीं था, वह जीवित था। यांग ये, अगर तुमने हमारे छिपे हुए क्षेत्र के विश्व विध्वंसक पंथ का सफाया नहीं किया होता तो हम तुम्हारे खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते थे? इस बीच सीनियर युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्रूर और निर्दयी हो। विश्व विध्वंसक पंथ के अनगिनत सम्राट तुम्हारे हाथों मारे गए। ऐसे बकवास बंद करो। यांग ये ने सीनियर युआन को टोकते हुए कहा, मैं आप पर अपनी सांसें बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता। मिस नी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन लोगों से दुश्मनी करना मेरा उद्देश्य नहीं था। जरा सोचिए, उनकी संयुक्त शक्ति मेरे तलवार क्षेत्र से अनगिनत गुना ज्यादा है। अगर वे बहुत आगे नहीं गए होते और कई मौकों पर मुझे मारने की कोशिश नहीं की होती, तो मैं उनसे दुश्मनी कैसे कर सकता था? उसने यांग ये की ओर देखा, सीनियर युआन के समूह की ओर देखा, और फिर कहा, मेरे नी कबीले का आप सभी के बीच दुश्मनी में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आप सभी को अभी अपनी दुश्मनी को एक तरफ रख देना चाहिए। मुझे आप सभी को याद दिलाना है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी पीठ पीछे परेशानी पैदा करे। अगर मैं किसी को ऐसा करते हुए पाती हूं, तो मेरे नी कबीले को दया न दिखाने के लिए दोष न दें। यांग ये ने कंधे उचकाए और अपनी सांस बर्बाद नहीं की। सीनियर युआन के समूह ने ठीक से बात नहीं की। इस समय इस बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। लगभग 2 घंटे बाद 3 संप्रदायों और 6 शहरों के विशेषज्ञ यहां एकत्र हुए थे। उनमें 27 शून्यवादी और लगभग 5000 सम्राट थे। बेशक और भी हो सकते थे, लेकिन स्लेयर पवेलियन ने उनके कई सम्राटों का वध कर दिया था, जबकि यांगे ने उनके कुछ शून्यवादियों को मार डाला था। अगर यांग ये को जारी रखने की अनुमति दी गई होती, तो कोई केवल कल्पना कर सकता था कि घूंघट वाले क्षेत्र की समग्र शक्ति कितनी कम हो गई होगी। फिर भी इतने सारे विशेषज्ञों को देखकर यांग ये अभी भी स्पष्ट रूप से भावुक हो गया था। आखिरकार इतनी ताकत रेडियंट आयाम में अभिभावकों के गठबंधन के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि कुछ शब्द उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए राजी करने में पूरी तरह असमर्थ थे। चलो चलें। नी कबीले की महिला ने आकाश की ओर देखने से पहले यहाँ के विशेषज्ञों की ओर देखा। अनगिनत विशेषज्ञ उसके पीछे पीछे चले। चलो चलें। जैसे ही यांग ये बोला, उसने जी एयर का हाथ पकड़ लिया और नी कबीले की महिला के पीछे चल दिया। कियान लानकोंग ने कहा, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। यांग ये ने सीनियर युआन के समूह पर नजर डाली, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वह स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ सतर्क रहेगा। क्या वे उसे जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। एक बार जब उन्हें मौका मिला, तो वे निश्चित रूप से उसे मार देंगे। नी कबीले के लिए, जब तक यांग ये मर जाता है, क्या नी कबीला उसके लिए उनसे दुश्मनी करेगा? जवाब निश्चित रूप से नहीं था। इसी तरह अगर वह उन सभी को एक साथ खत्म कर सकता है, तो नी कबीले भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। क्योंकि मरे हुए लोग बेकार हैं, और कोई भी मरे हुओं की खातिर जीवितों के खिलाफ नहीं जाएगा। यांग ये ने उस सिद्धांत को समझा, और सीनियर युआन के समूह ने भी उसे समझा। इसलिए जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वे निश्चित रूप से उस पर घातक प्रहार करेंगे। इस प्रकार यांग ये को उन्हें ऐसा अवसर देने से बचना था। बेशक यांग ये ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निष्क्रिय स्थिति में रहकर अपने दुश्मनों के हमला करने का इंतजार करता। अगर उसे मौका मिलता, तो वह उन पर भी घातक प्रहार करता। नी कबीले की महिला भी उस सिद्धांत को समझती थी, इसलिए उसकी सुंदर भौहें पूरी तरह से एक दूसरे से सटी हुई थीं। क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि थोड़ी सी भी गलती इन समूहों को एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष को तुरंत खत्म कर दे तो कोई समस्या नहीं होगी। या इसे और अधिक सीधे तरीके से कहें तो, अगर 2 संप्रदायों और 5 शहरों के सदस्य यांग ये को एक पल में मार सकते हैं, तो मानव जाति बहुत कम विशेषज्ञों को खो देगी। लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर सकते, तो दोनों पक्ष निश्चित रूप से युद्ध में उतरेंगे। भले ही यांग यी का पक्ष बहुत कमजोर था, वे सभी हत्यारे थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उम्मीद थी कि सीनियर युआन का समूह यांग यी को कुचल देगा। वह बस दोनों पक्षों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा होने की पूरी संभावना थी। वह पलटी, यांग ये की तरफ देखा और फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया।
कहने की जरूरत नहीं है कि यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा सबसे अच्छी थी जो उसने कभी देखी थी, और उसकी ताकत स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। अगर यांग ये पूरी तरह से दानव जाति से लड़ सकता है, तो दानव जाति निश्चित रूप से जल्द ही उसके नाम से डरेगी। लेकिन समस्या यह थी कि क्या वह ऐसा करेगा। वह नहीं जानती थी, क्योंकि वह उसके अंदर की सच्चाई नहीं देख सकती थी। यांग ये कभी कभी पागल लगता था, फिर भी कभी कभी बहुत शांत लगता था। दूसरे शब्दों में, वह एक दिमाग वाला पागल था। एक समझदार पागल इतना बुरा नहीं होता। उसे डर था कि यांग ये एक पागल था जो बिल्कुल भी समझदार नहीं था। चाहे यांग ये कोई भी हो, उसे लगा कि यांग ये को स्वर्ग स्तंभ पर्वत श्रृंखला में लाना वास्तव में एक गलती हो सकती है। हालांकि अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह यांग ये को अब वापस नहीं आने दे सकती थी। यांग ये निश्चित रूप से सहमत होगा, लेकिन यहाँ कुछ अन्य लोग सहमत नहीं होंगे। क्योंकि उनकी सारी सेनाएं युद्ध करने जा रही थीं, फिर भी यांग ये वापस लौट आई। तो क्या यांग ये उनके दूर रहने के दौरान पूरे घूंघट वाले क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर लेगी? यांग ये को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। उसके पैर उसकी तलवार पर थे और बैंगनी मिंक उसके पीछे खड़ी थी। उसने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट रखी थीं, जबकि उसने अपना सिर उसकी पीठ पर टिका रखा था। 3 साल। यांग ये ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, जबकि ये शब्द उसके दिमाग में आए। उसने 3 साल में लेडी के पास जाने का वादा किया था, और वह स्वाभाविक रूप से इसे नहीं भूला था। अब 1 साल से अधिक समय बीत चुका था। दूसरे शब्दों में, उसके पास लगभग 1.5 साल बचा था। इसके अलावा उसे उस दौरान रेडियंट आयाम में वापस जाना था। उसे एक तात्कालिकता का एहसास हुआ, अतिशय तात्कालिकता की भावना। यांग ये ने अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। आसमान अभी भी काले कोहरे की एक पतली परत से ढका हुआ था, लेकिन यह डार्क हिल कॉन्टिनेंट की तुलना में बहुत धुंधला था। अंधकार में नरक महाद्वीप से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका उस रहस्यमय प्रतिबंध को तोड़ना था जिसे ताओवादी वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने पीछे छोड़ा था। क्या मैं अपनी वर्तमान ताकत से इसे तोड़ सकता हूँ? यांग ये ने अपनी मुट्ठी में प्राचीन म्यान को देखा, और फिर उसने आसमान की ओर देखा। अगर तलवार आत्मा जाग गई, तो वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे आजमा सकता है, और अगर क्यू भी जाग गया तो वह और भी अधिक आश्वस्त होगा। हालांकि क्यू और तलवार आत्मा दोनों ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और प्राचीन म्यान को दूर रखने से पहले धीरे से आह भरी। यांग ये ने यह नहीं देखा था कि जिस समय उसने प्राचीन म्यान को अपने स्थानिक वलय में रखा था, उस समय प्राचीन म्यान से एक हल्की चमक निकल रही थी। हालांकि यह केवल एक पल के लिए चमकी थी, इसलिए यांग ये ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। एक दिन बाद उनकी दृष्टि में एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। नी कबीले की महिला ने बताया, हेवनपिलर माउंटेन रेंज में 3 मुख्य चोटियां हैं। वे हैं हेवनपिलर पीक, हेवनशेकर पीक और हेवनट्रेमा पीक। मुख्य चोटी के अलावा 72 छोटी चोटियां हैं। हम अभी जो देख रहे हैं वह हेवनट्रेमा पीक है, और हम हेवनपिलर पीक की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह दानव जाति के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है। ठीक है, मैं नी किंग हूं। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। इस बीच हेवनट्रेमा पीक से कुछ प्रकाश की किरणें चमक उठीं। वे बहुत तेज थीं और तुरंत समूह के सामने प्रकट हुईं। प्रकाश बिखरने पर एक महिला और 3 पुरुष दिखाई दिए। वे सभी सम्राट थे, और वे काफी युवा लग रहे थे। एक सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा, चाची किंग, कुलपति आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने हमें उनका नेतृत्व करने के लिए कहा है। मैं नी किंग ने भौहें सिकोड़ी, और फिर उसने कहा, उन्हें स्वर्ग स्तंभ शिखर पर ले जाओ। विनम्र और सम्मानजनक बनो। सफेद वस्त्र पहने आदमी ने जल्दी से जवाब दिया, बेशक। नी किंग ने सिर हिलाया, और फिर वह मुड़ी और घूंघट क्षेत्र के विशेषज्ञों की ओर अपनी मुट्ठियां बांध ली। मैं पहले ही निकल जाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार वहीं गायब हो गया। नी किंग के चले जाने के बाद सफेद लबादे वाले आदमी के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसने यांग यी और यहां मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, अब समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है। सभी 3 संप्रदायों और 6 शहरों की पूरी युवा पीढ़ी एक साथ हमला कर सकती है। यहां मौजूद हर कोई शब्दहीन था। अध्याय 1303 तलवार के साधक बिल्कुल कमजोर हैं। 3 संप्रदायों और 6 शहरों के विशेषज्ञ दंग रह गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी अचानक ऐसा कह देगा। जब वे सदमे से उभरे, तो उनके चेहरे के भाव काफी भद्दे हो गए। अवमानना। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति 3 संप्रदायों और 6 शहरों की युवा पीढ़ी के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार कर रहा था। लेकिन नी कबीले के सदस्यों को अवमानना करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पूरे इतिहास में 3 संप्रदायों और 6 शहरों में से कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति नी कबीले के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ कभी भी युद्ध में नहीं जीता था। केवल मजबूत व्यक्ति ही सम्मान प्राप्त कर सकता था, और यह एक शाश्वत सिद्धांत था। इस बीच नी कबीले का सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति आगे बोला, हमारे बीच प्रतियोगिता अब से 2 साल बाद होनी थी, लेकिन चूंकि तुम सब यहाँ हो, तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे।
क्या तुम सब में इस बार लड़ने की हिम्मत भी नहीं है? विभिन्न शक्तियों के विशेषज्ञ इस हद तक अपमानित महसूस करके शर्मिंदा क्यों नहीं होंगे? एक युवक तुरंत आगे बढ़ा। यह स्काई वेव संप्रदाय का सिकोंग किंग है। कियान लकोंग ने कहा। वह स्काई वेव संप्रदाय की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है और वह घूंघट क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। स्काई वेव संप्रदाय 3 संप्रदायों में से एकमात्र संप्रदाय है जिसने आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यांग ये ने सिकोंग किंग की ओर देखा। सिकोंग किंग की उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह एक सम्राट था। इसलिए उसकी प्राकृतिक प्रतिभा वाकई इतनी अच्छी थी कि वह इतनी कम उम्र में सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर सका। दरअसल जब रेडियंट आयाम की तुलना की जाती है तो डार्क हेल कॉन्टिनेंट और रेडियंट आयाम के प्रतिभाशाली सम्राटों और यहां तक शून्यवादियों के बीच काफी अंतर था। इसका कारण स्वाभाविक रूप से यह था कि यहाँ कोई स्वर्गीय क्लेश नहीं था। जो कोई भी आत्मा आयाम में आगे बढ़ता है उसे स्वर्गीय क्लेश का अनुभव होगा, लेकिन डार्क हेल कॉन्टिनेंट के प्रतिभाशाली लोगों को आसानी से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधनों और प्राकृतिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से उन लोगों के बीच अंतर था जिन्होंने स्वर्गीय क्लेशों का अनुभव किया था और जिन्होंने नहीं किया था। इसलिए जबकि यांग ये को स्वर्ग की आंख दाव पसंद नहीं था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि स्वर्ग की आंख दाव आवश्यक थी। जब सिकोंग किंग आगे बढ़ा तो सिकोंग किंग के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका मुंह खुला रह गया। फिर भी अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि सिकोंग किंग सबसे पहले आगे बढ़े, क्योंकि सभी अन्य शक्तियों के विशेषज्ञ यहाँ थे। अगर सिकोंग किंग हार गया तो उसे शर्मिंदगी का डर नहीं था, लेकिन उसे मुख्य रूप से डर था कि सिकोंग किंग अपने आत्मविश्वास को झटका नहीं दे पाएगा। दुनिया में ऐसे अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हुए जो अपने आत्मविश्वास पर आए आघात को सहन नहीं कर सके, जिसके कारण वे दोबारा उठ खड़े होने में असमर्थ हो गए और आम जनता में गायब हो गए। उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सिकोंग क्विंग को अभी पीछे हटने के लिए कहा तो सिकोंग क्विंग और पूरे स्काई वेव संप्रदाय पर हंसी होगी। सफेद वस्त्र पहने आदमी की नजर सिकोंग किंग पर पड़ी। सिर्फ तुम? सिकोंग किंग ने अपनी मुट्ठी भींची और उसकी बांह पर एक बढ़िया जल ऊर्जा ड्रैगन दिखाई दिया। जैसे ही वह वहां दिखाई दिया, आसपास के वातावरण में तुरंत एक ड्रैगन का दबाव दिखाई दिया। तुलनात्मक रूप से कमजोर सम्राटों के हाव भाव एक पल में बदल गए और उनकी आभा ड्रैगन के दबाव का विरोध करने के लिए बाहर निकल आई। लिन कबीले के मुखिया ने अचानक कहा, जैसे ही पानी का ड्रैगन बनता है उसकी आभा प्रकट होती है। ड्रैगन रोअर तकनीक में उन्नत उपलब्धियां। बूढ़े आदमी शुई, आपका यह शिष्य बुरा नहीं है। सिकोंग किंग के पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति ने यह सुनकर हल्की मुस्कान बिखेरी। वह बुरा नहीं है, लेकिन आपके उन 3 छोटे साथियों की तुलना में वह अभी भी थोड़ा कमतर है। भाई लिन, मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 प्रतिभाशाली मिले हैं। बोलते समय उसने लिन दालांग, लिन एरलांग और लिन युक्सुआन पर नजर डाली। लिन कियान मुस्कुराए और चुप हो गई। इस बीच लिन युक्सुआन ने हंसते हुए कहा, दादाजी शुई, यह आपकी गलती है कि आपने साथी की तलाश नहीं की। अगर आपने ऐसा किया होता तो आपके पास निश्चित रूप से कई पोते पोतियां होती। बूढ़ा शुई दंग रह गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, तुम शरारती छोटी लड़की हो। बोलते समय उसकी नजर सिकोंग किंग पर पड़ी और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। सिकोंग किंग की ताकत वाकई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन नी कबीले के प्रतिभाशाली लोग कमजोर कैसे हो सकते थे? आखिरकार 3 संप्रदाय और 6 शहर कभी भी नी कबीले से मुकाबले में जीत नहीं पाए थे। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने सिकोंग किंग की बांह पर पानी के ड्रैगन को देखा और कहा, यह बहुत अच्छा लग रहा है। आओ, मुझे आजमाओ। मुझे देखने दो कि क्या इन वर्षों में तुम्हारे 3 संप्रदायों और 6 शहरों के प्रतिभाशाली लोगों में सुधार हुआ है। सिकोंग किंग की आंखों में एक तरह की क्रूरता की झलक दिखाई दी। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और उसका आकार पानी के ड्रैगन की तरह आसमान में उछल गया। अचानक आसमान में पतली हवा से एक महासागर दिखाई दिया और फिर पूरा वातावरण ऐसा लगा जैसे वह एक महासागर में तब्दील हो गया हो। उसी समय सिकोंग किंग के दाहिने हाथ पर पानी की ऊर्जा वाला ड्रैगन तेजी से बढ़ने लगा। एक पल में यह एक विशाल ड्रैगन में बदल गया जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा था और समुद्र में तैरते हुए यह एक असली ड्रैगन जैसा लग रहा था। गर्जन। विशाल ड्रैगन आकाश में उग्रता से दहाड़ रहा था, जबकि उसमें से लगातार ड्रैगन का दबाव निकल रहा था, जिससे पूरा आकाश लहरों से भर गया। उग्र उद्भव। सिकोंग किंग ने क्रोध से दहाड़ लगाई और फिर उसका आकार तुरंत विशाल ड्रैगन के साथ एक हो गया। विशाल ड्रैगन ऊपर से नीचे कूदा और सफेद लबादे वाले आदमी की ओर झपटा। सफेद लबादे वाले आदमी के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई, इसकी आभा बुरी नहीं है। दुर्भाग्य से यह सिर्फ दिखावटी है, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद वस्त्र पहने हुए उस व्यक्ति ने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और आसमान में उछल गया। उसका शरीर अचानक हवा में घूम गया, जबकि उसने अपना दाहिना पैर थोड़ा मोड़ लिया। उसके पीछे अंतरिक्ष में अचानक हिंसक लहरें उठी और ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष पर किसी तरह का भयानक हमला हुआ हो।
तीनों संप्रदायों और 6 नगरों से आए सभी विद्वानों के भाव इस दृश्य को देखकर गंभीर हो गए। तोड़ो! सफेद लबादे वाले आदमी की आवाज आसमान में गूंजी और फिर उसने पानी के ड्रैगन पर एक जोरदार लात मारी। एक तेज आंधी अचानक उसके पैर के चारों ओर दिखाई दी। एक पल में तेज आंधी एक भंवर में बदल गई और फिर भंवर सिकोंग किंग के पानी के ड्रैगन से टकराया। टकराना! एक विस्फोट गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा और फिर भंवर पूरी तरह से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा और सिकोंग किंग के जल ड्रैगन को पानी की बूंदों में बदल दिया। टकराना! एक और विस्फोट हुआ और फिर सिकोंग किंग आसमान से नीचे गिर पड़ा। वह हार गया। वह एक ही चाल से पूरी तरह पराजित हो गया था। तीनों संप्रदायों और 6 नगरों के प्रत्येक व्यक्ति के हाव भाव और भी अधिक भद्दे हो गए। वह वास्तव में मजबूत है। कियान लानकोंग ने यांग ये के पास खड़े होकर अचानक कहा। यांग ये ने उसकी ओर देखा। उसने एक पल के लिए उसकी नजरों से नजरें मिलाईं और फिर कहा, वह बहुत ताकतवर नहीं है। सफेद लबादा पहने वह आदमी सिकोंग किंग की तुलना में वाकई बहुत ताकतवर था, लेकिन अगर उसकी तुलना यांग ये से की जाए तो यांग ये ने अपना सिर हिलाया, हवा में क्रॉस लेग करके बैठ गया, कुछ बैंगनी क्रिस्टल निकाले, उन्हें निगल लिया और फिर साधना शुरू कर दी। उनके विचार में समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। तलवार भगवान द्वीप पर प्राप्त शुद्ध ऊर्जा ने उन्हें अर्ध सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनुमति दी थी, वास्तव में अर्ध सम्राट क्षेत्र का शिखर। यह कहा जा सकता है कि वह सम्राट क्षेत्र से केवल एक बाधा दूर था। उनका वर्तमान उद्देश्य उस बाधा को भेदने के लिए कड़ी मेहनत करना था। जब उसने देखा कि यांग ये साधना कर रहा है, तो जीर ने उसे परेशान नहीं किया। उसने बस त्रोई को गले लगाया, जो सो गया था, और यांग ये के पीछे बैठ गई। उसके बाद उसने खुद को यांग ये की पीठ के सहारे टिका लिया। हालांकि वह वहां बेकार नहीं बैठी थी और वह हर समय सतर्क थी। वह निश्चित रूप से 2 संप्रदायों और 5 शहरों के विशेषज्ञों के खिलाफ सतर्क थी। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि एक बार उन्हें मौका मिलने पर वे निश्चित रूप से यांग ये के खिलाफ घातक हमला करेंगे। कियान लकोंग, शुई लिनलैंग और स्लेयर पवेलियन के अन्य हत्यारे हर समय सतर्क रहते थे, क्योंकि एक बार यांग ये की मृत्यु हो जाने के बाद वे सभी एक समान भाग्य से बच नहीं पाएंगे। संक्षेप में, हालांकि इस समय सभी लोग शांतिपूर्ण स्थिति में प्रतीत हो रहे थे, फिर भी अंदर ही अंदर तनाव पनप रहा था। इस बीच सिकोंग किंग को हराने के बाद सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की नजर 3 संप्रदायों और 6 शहरों के सदस्यों पर पड़ी। उसने उन पर नजर डाली और फिर कहा, किसी मजबूत व्यक्ति को भेजो, नहीं तो यह बहुत उबाऊ हो जाएगा। वे सभी चुप हो गए। हमें किसे भेजना चाहिए? कौन जाने को तैयार होगा? कौन निश्चित रूप से जीतेगा? सभी ने तुरंत यांग ये के बारे में सोचा। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर उसकी तुलना यांग ये से की जाए, यहाँ तक कि सीनियर युआन जो यांग ये से बहुत नफरत करता था, उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मानव जाति की वर्तमान युवा पीढ़ी में कोई भी यांग ये का मुकाबला नहीं कर सकता। युवा पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, पुरानी पीढ़ी में भी बहुत कम लोग थे जो यांग ये से मुकाबला कर सकते थे। हालांकि यांग ये 3 संप्रदायों और 6 शहरों से संबंधित नहीं था। मैं उससे लड़ूंगा। इस बीच लिन कबीले के लिन दालांग अचानक आगे बढ़े। लिन कियान एक पल के लिए झिझकी और बोली, सावधान रहो। इस बीच लिन युक्सुआन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साह से बोली, बड़े भाई, शुभकामनाएं। लिन दालांग ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कोमल स्नेह की झलक थी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और फिर मुड़कर सफेद लबादे वाले आदमी की ओर चल दिया। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने लिन दालांग की तलवार पर नजर डाली और कहा, दिलचस्प है, एक तलवार साधक। आओ मैं देखूं कि अभी तलवार साधकों का मानक क्या है। लिन दालांग ने अपने दाहिने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ रखा था, जबकि शून्य रैंक तलवार का इरादा उसके भीतर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। अंत में उसकी तलवार का इरादा उसकी तलवार में बढ़ गया और उसकी तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अचानक लिन दालांग की आकृति वहीं गायब हो गई और जब वह सफेद लबादे वाले आदमी के सामने था तो उसकी आकृति एक बार फिर प्रकट हुई। उसने अपनी तलवार खींची। एक पल में सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के चारों ओर से तलवार की ऊर्जा की 10 किरणें निकली और उन्होंने सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के शरीर पर विभिन्न स्थानों पर वार किया। विंडराइज। जैसे ही वह आदमी बोला, उसने क्षैतिज स्वीप शुरू करने से पहले अपने दाहिने पैर को थोड़ा मोड़ दिया। हवा की एक घूमती हुई ब्लेड अचानक आसपास दिखाई दी और फिर उसके चारों ओर की तलवार की ऊर्जा तुरंत बह गई। लिन दालांग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों में ली और एक घूमता हुआ वार किया जो सफेद लबादे वाले आदमी की तरफ पेंच की तरह चुभ गया। सफेद लबादे वाले आदमी के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसका बायां पैर एक सर्पिल हवा के साथ आगे बढ़ा और यह लिन दालन की तलवार की नोक से टकराया। तलवार हिंसक रूप से हिल गई और लगभग लिन दालन की पकड़ से बाहर निकल गई। इस बीच सफेद लबादे वाले आदमी की आकृति अचानक हवा में उठी और फिर उसने अपना दाहिना पैर लिन दालन की दिशा में नीचे पटक दिया। टकराना। इस धमाके से लिन
दालान के आसपास की जगह ढह गई और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और फिर उसका शरीर जमीन पर गिर गया। ठीक उसी समय जब उसका शरीर जमीन पर गिरने ही वाला था, अचानक एक हाथ लिन दालान के ऊपर हवा में दिखाई दिया और उसे पकड़ लिया। बड़े भाई, लिन युक्सुआन ने समझाया और जल्दी से लिन दालांग के पास भागा। लिन दालांग बोलने ही वाला था, लेकिन उसे लगा जैसे उसके सीने में कुछ फंस गया है, और फिर उसके मुंह से खून की एक और बूंद निकली। उसने सफेद लबादे वाले आदमी की तरफ देखा और कहा, मैं हार गया। क्या यह बिल्कुल सामान्य बात नहीं है? सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने लिन दालांग की ओर उदासीनता से देखा और कहा, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सुखद आश्चर्यचकित हो जाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी निराश था। वर्तमान तलवार साधक अभी भी पहले की तरह कमजोर हैं, वे पहले की तरह बिल्कुल कमजोर हैं। कितना दुखद है। जैसे ही उन्होंने सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की बात सुनी, सभी की निगाहें यांग ये की ओर चली गईं, और इसमें सीनियर युआन का समूह भी शामिल था। अध्याय 1304 तलवार साधकों के लिए लड़ाई। इस समय विश्व में नंबर 1 तलवार साधक कौन था? यांग ये। बेशक, यांग ये डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर नंबर 1 जीनियस था और वह महाद्वीप पर नंबर 1 तलवार साधक था। नंबर 1 की यह उपाधि सिर्फ युवा पीढ़ी तक ही सीमित नहीं थी, यह सभी तलवार साधकों और यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के लोगों तक भी फैली हुई थी। यह कहा जा सकता है कि वह तलवार साधकों का वर्तमान प्रतिनिधि था। फिर भी, अब किसी ने यांग ये के सामने ही तलवार साधकों के प्रति तिरस्कार व्यक्त किया था। क्या यांग ये निष्क्रिय खड़ी रहेगी? बिल्कुल नहीं। जिस समय सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी आंखें खोली थीं, और फिर वह खड़ा हुआ और सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर चला गया। वास्तव में, उसे नी कबीले और घूंघट वाले क्षेत्र की शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि यह सब उसके लिए बच्चों का खेल था। फिर भी अब, सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने तलवार साधकों के प्रति खुलेआम अवमानना की थी। तो, वह वहां बैठकर कुछ नहीं कैसे कर सकता था। वह अब तलवार साधकों का प्रतिनिधि था और वह तलवार गठबंधन का नेता था। डार्क हेल कॉन्टिनेंट के सभी तलवार साधक तलवार गठबंधन में थे। अब जब किसी ने तलवार साधकों के प्रति तिरस्कार व्यक्त किया था, तो यह तलवार गठबंधन और उसके प्रति तिरस्कार व्यक्त करने जैसा था। यांग ये। अगर वह अभी भी वहां बैठा रहे और कुछ न करे, तो दुनिया के तलवार साधक क्या सोचेंगे? तलवार गठबंधन के तलवार साधक क्या सोचेंगे? वह तलवार साधकों के लिए लड़ रहा था। जब उन्होंने यांग ये को सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी की ओर बढ़ते देखा, तो 3 संप्रदायों और 6 शहरों के विशेषज्ञों ने सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी को देखा, और उन्हें सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी की बदकिस्मती पर थोड़ा मजा आया। आखिरकार, उसे उस पागल आदमी को नाराज करना ही था। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की नजर यांग ये पर पड़ी और उसने पूछा, क्या आप भी तलवार साधक हैं? यांग ये ने सिर हिलाया, हाँ। सफेद लबादा पहने आदमी ने लिन दालांग की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो? अगर तुम नहीं हो या थोड़े ज्यादा ताकतवर हो, तो मेरा समय बर्बाद मत करो। यांग ये ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के हाथ में एक तलवार दिखाई दी। वह हमला करने ही वाला था कि लिन युक्सुआन अचानक यांग ये के पास दौड़ी। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, और वह बहुत देर तक झिझकी और फिर धीरे से बोली, अगर तुम उसे हरा दोगे, तो मैं तुम्हें चूम लूंगी। बोलना समाप्त करने के बाद वह और भी अधिक शर्मा गई। नहीं। इस बीच, जी एर अचानक यांग ये के पास आ गई। उसने लिन युक्सुआन को देखा, जबकि उसकी आंखों में दुश्मनी का निशान देखा जा सकता था। लिन युक्सुआन ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें चूम नहीं रही हूं, और मैं यह तभी करूंगी जब वह जीत जाएगा। जी र ने ठंडे स्वर में कहा, वास्तव में, आप बस उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लिन युक्सुआन का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और शर्मिंदगी से थोड़ा गुस्से में लग रही थी। मैं नहीं हूं। जिया कुछ कहने ही वाला था, लेकिन यांग ये ने अचानक कहा, बस करो। थोड़ी देर के लिए रुको। मैं यहाँ किसी काम से निपट रहा हूँ। लिन युक्सुआन ने घुरघुराहट की और फिर वह लिन कियान के पास वापस चली गई। सी एर ने यांग ये की तरफ देखा और फिर वह थोड़ा शर्मा गई और धीरे से बोली, बड़ी बहन किंगशी ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने और तुम्हें और औरतों के पीछे भागने से रोकने के लिए कहा था। सावधान रहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह स्ट्रोई को अपनी बाहों में लेकर वहीं गायब हो गई। जैसे ही उसने उसके चेहरे पर लाली देखी, यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, और फिर वह सफेद लबादे वाले आदमी की ओर देखने के लिए मुड़ा, तुम्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। समझे? सफेद लबादा पहने आदमी के मुंह के कोनों पर मुस्कान उभर आई। वह बोलने ही वाला था कि उसके पीछे खड़ी महिला अचानक बोली, नी फैंग, अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत आंको। सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति, नी फैंग की आंखें, जब उसने उसकी बात सुनी, तुरंत सिकुड़ गईं, और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, तथा उसकी जगह गंभीरता और घबराहट ने ले ली। यांग ये ने महिला की तरफ देखा। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी थी, उसके चेहरे के नज़ारे बहुत सुंदर थे और उसका शरीर भी सुंदर था। हालांकि, उसका चेहरा काफी सख्त था, या इसे थोड़ा ठंडा कहा जाना चाहिए।
खासकर उसकी निगाहें, जबकि वह शांत लग रही थी, यांग ये ने उसकी आंखों में उदासीनता देखी। यह दूसरों के प्रति उदासीनता थी, और यह आमतौर पर केवल एक प्रकार के व्यक्ति में दिखाई देती है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत पर बहुत आश्वस्त होता है। उदाहरण के लिए, उसने पहले लेडी की नज़र देखी थी। बेशक, उसके सामने मौजूद यह महिला लेडी से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकती थी। लेडी की नज़र में सामान्य उदासीनता नहीं थी, क्योंकि स्वर्ग भी उसके लिए कुछ नहीं था। यांग ये ने अपनी नज़र हटा ली और नी फैंग को देखा। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसका चेहरा चमक उठा और तुरंत सफ़ेद लबादे वाले आदमी के सामने आ गया, और वह इतना तेज था कि नी फैंग के चेहरे के हाव भाव बदल गए। सिर्फ नी फैंग ही नहीं, बल्कि हरे रंग की पोशाक वाली महिला और बाकी लोगों के हाव भाव भी बदल गए थे। नी फैंग की आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया। वह जानता था कि उसका सामना एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसके भीतर की गहन ऊर्जा उसके बाएं पैर को थोड़ा मोड़ते ही उमड़ पड़ी, और फिर हवा का एक घूमता हुआ झोंका उसके बाएं पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसके बाद उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका, आगे की ओर उछला, और अपना बायां पैर यांग ये पर पटक दिया। यांग ये की अभिव्यक्ति शांत थी। उसकी कलाई थोड़ी हिली, और उसकी तलवार आगे की ओर झुकी। अनुभव करना। बस ऐसे ही एक हल्के वार ने नी फैंग के बाएं पैर के चारों ओर घूम रही आंधी को तुरंत तितर बितर कर दिया, और इसने नी फैंग को चौंका दिया। इस बीच यांग ये की तलवार ने नी फैंग के पैर पर हल्के से टैप किया, जिससे नी फैंग का पैर तुरंत पीछे हट गया। हालांकि जैसे ही उसका पैर पीछे की ओर बढ़ा, यांग ये की तलवार नी फैंग के माथे पर दब गई। नी फैंग का शरीर उसी समय अकड़ गया। तलवार ने केवल उसकी त्वचा को छेदा था, और खून की एक बूंद यांग ये की तलवार की नोक पर रिस गई। हराना। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। 3 संप्रदायों और 6 शहरों के विशेषज्ञों ने अपने चेहरों पर अत्यंत गंभीर भावों के साथ यांग ये को देखा। वे जानते थे कि यांग ये निश्चित रूप से जीतेगा, लेकिन उन्होंने उससे इतनी आसानी से जीतने और इतनी शानदार जीत हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। नी फैंग एक सम्राट था, और वह कोई साधारण सम्राट नहीं था। खासकर नी फैंग ने पहले जो घूर्णन आंधी बनाई थी, वह भी कोई साधारण तकनीक नहीं थी, यह एक शून्य रैंक तकनीक थी। हालांकि यांग ये ने अपनी तलवार के एक हल्के वार से इसे नष्ट कर दिया था, और यहां तक कि नी फैंग भी तलवार के कुछ हल्के वार से ही हार गया था। एक राक्षसी प्रतिभा। अभी सभी यही सोच रहे थे। सीनियर युआन के समूह के लिए उनके चेहरे पर बहुत ही उदास भाव थे। यांग ये जितना अधिक राक्षसी होगा, उनके लिए उतना ही अधिक नुकसानदेह होगा। उन्होंने यांग ये के साथ दुश्मनी बना ली थी, इसलिए यांग ये के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल था। यांग ये अब केवल एक अर्ध सम्राट था, लेकिन उसकी ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी। तो एक बार जब वह सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया, तो क्या वे उसे मार भी सकते थे? उस समय की तो बात ही छोड़िए, अब भी उनके लिए उसे मारना कठिन था। युआन कबीले के वरिष्ठ युआन के अलावा अन्य शक्तियों के विशेषज्ञों के मन में अन्य विचार आने लगे। लिन कबीले और स्काई वेव संप्रदाय ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। उन्हें सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उन्होंने युआन कबीले के आह्वान का पालन नहीं किया और यांग ये के खिलाफ नहीं गए। अगर वे यांग ये के खिलाफ गए होते, तो यांग ये की क्षमता और ताकत के आधार पर एक बार यांग ये बड़ा हो जाता। फिर भी अब उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वे यांग ये के साथ दोस्ताना संबंध भी बना सकते थे। आखिरकार यांग ये के साथ दोस्ताना संबंध बनाना भविष्य में किसी अद्वितीय विशेषज्ञ के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के बराबर था। हरे रंग की पोशाक में महिला यांग यी को देखते हुए अपनी आंखों में शांति बरकरार नहीं रख सकी, और उसकी जगह आश्चर्य और अविश्वास ने ले ली। यांग ये ने नी फैंग को देखा और कहा, तलवार की खेती अतीत में कम हो गई थी, लेकिन अब तलवार की खेती प्रमुखता से बढ़ेगी। समझे? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी तलवार रख दी, मुड़ा और चला गया। नी फैंग बहुत देर तक स्तब्ध रहा। अचानक उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभरा और वह क्रोध से दहाड़ उठा। नहीं, मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके भीतर से एक भयावह आभा निकली और फिर वह एक घूमती हुई आंधी में परिवर्तित हो गया जो यांग यी की ओर बढ़ी। यह देखकर कियान लकोंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए, और फिर वे क्रोधित हो गए। वह मौत को स्वीकार नहीं कर सकता। यांग ये ने अपनी हरकतें रोक दी, जबकि उसकी आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक दिखाई दी। वह कुछ करने ही वाला था कि अचानक हरे रंग की पोशाक में महिला नी फैंग के सामने आ गई। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, और फिर उसकी हथेली के बीच से बिजली की एक चाप निकली। यह तुरंत घूमती हुई आंधी से टकरा गई। टकराना। तूफान के तुरंत बाद एक विस्फोट हुआ और नी फैंग की प्रतिमा 1 किमी दूर जाकर गिरी। यहाँ सभी लोग दंग रह गए। नी कबीले की वह महिला नी फैंग पर हमला क्यों करेगी? इस बीच नी फैंग जमीन से रेंग कर ऊपर आया। इस समय वह पूरी तरह से झुलसकर काला हो गया था, और बिजली की वजह से उसके बाल भी खड़े हो गए थे। इसके अलावा उसके शरीर में बार बार बिजली प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका शरीर समय समय पर कांप रहा था।
नी फैंग ने महिला की ओर देखा और थोड़े गुस्से वाले स्वर में बोला, नी यू क्या? अचानक हरे रंग की पोशाक में महिला नी यू नी फैंग के सामने प्रकट हुई और फिर उसने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़। नी फैंग को जोरदार थप्पड़ मारा गया। सभी दर्शक अचंभित थे और यांग ये भी काफी हैरान थी। भले ही वह मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन उसे इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह अंत नहीं था। वह अचानक नी फैंग के सामने प्रकट हुई और फिर उसे गले से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाया। मेरा नी कबीला हार स्वीकार नहीं कर सकता। नी फैंग ने गुस्से से उसकी ओर देखा, मैं हारा नहीं। थप्पड़। उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा सूज गया, लेकिन उसका शरीर उड़ नहीं गया क्योंकि नी यू अभी भी उसके गले को कसकर पकड़े हुए था। नी यू ने नी फैंग की आंखों में देखा और कहा, तुम हारे नहीं। अगर वह पीछे नहीं हटता, तो उस हमले ने तुम्हारी जान ले ली होती। लेकिन जब उसने पीछे हटकर तुम्हें बचा लिया, तो तुमने उसके पीछे से चुपके से हमला किया। यह उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है जो हार स्वीकार करने में असमर्थ है। तुम हार स्वीकार नहीं कर सकते। तुमने सिर्फ अपने लिए ही शर्म नहीं लाई, तुम हमारे पूरे नी कबीले के लिए शर्म ला रहे हो। बोलते समय उसने अचानक अपनी हथेली फिर से नी फैंग के चेहरे पर घुमाई। थप्पड़। एक स्पष्ट और जोरदार थप्पड़ के साथ नी फैंग को थप्पड़ मार दिया गया। जाहिर है, इस बार नी यू ने खुद को नहीं रोका था, इसलिए नी फैंग ने कई बार खून थूका और उसका शरीर उड़ गया। यह दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए। नी फैंग जमीन से रेंगकर ऊपर आया। उसने नी यू को देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन जब उसकी नज़र उसकी बर्फीली ठंडी नज़रों से मिली, तो नी फैंग ने तुरंत ही वह सब कुछ निगल लिया जो वह कहने वाला था। गुस्से के अलावा, नी यू को देखते हुए उसकी आंखों में और भी ज्यादा डर और दहशत थी। नी यू ने नी फैंग पर ठंडी नजर डाली और फिर कहा, अगर यह बात ध्यान में न आती कि तुम चौथे चाचा के इकलौते पोते हो, तो मैं नी कबीले की बदनामी से बचने के लिए तुम्हें अपंग बना देती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नीयू ने मुड़कर यांग ये को देखा और फिर वह उसकी दिशा में चलने लगी। आओ, अब तुम्हारी बारी है। यांग ये अवाक रह गया। अध्याय 1305। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब लोगों ने नी यून को सुना तो सभी की निगाहें तुरंत यांग ये पर टिक गईं। कौन अधिक शक्तिशाली था? दरअसल इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। यांग ये स्वाभाविक रूप से ज्यादा ताकतवर था। 3 संप्रदायों और 6 शहरों के सभी विशेषज्ञों को यही लगा। खास तौर पर सीनियर युआन और दूसरे लोग जिन्होंने यांग ये से लड़ाई की थी, वे अच्छी तरह जानते थे कि यांग ये की ताकत कितनी भयानक थी। तलवार दाव में उनकी उपलब्धियों का जिक्र न करें, बस उनकी शारीरिक शक्ति एक वोइडर के बराबर थी। अगर उनकी तलवार को शामिल किया जाए, तो युवा पीढ़ी की बात तो दूर, सीनियर युआन के स्तर के विशेषज्ञ भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे यांग ये को निश्चित रूप से हरा सकते हैं। जहां तक यू नामक महिला का सवाल है, हालांकि वह अपने हमलों से स्पष्ट रूप से एक असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन किसी को भी नहीं लगा कि वह यांग यी को हरा सकती है। जब जियान वूजी प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो पूरे महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली लोग उनकी तुलना में फीके पड़ गए। अब यांग ये निश्चित रूप से जियान वूजी की तरह थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाद्वीप की सभी प्रतिभाएं यांग यी की तुलना में फीकी पड़ गईं। जैसे ही उसने नीयू को देखा जो उसकी दिशा में आ रहा था, यांग ये ने अपनी तलवार लहराई और कहा, क्या आपको यकीन है कि अब मेरी बारी है? मुझे पूरा यकीन है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी दोनों हथेलियों के बीच में बिजली का एक गोला दिखाई दिया। उसी समय अचानक उसके चारों ओर बिजली के धागे दिखाई देने लगे। नीयू हमला करने ही वाला था कि तभी एक प्रकाश की किरण चमकी और फिर नी किंग नीयू के सामने प्रकट हुआ। वह इंसान नहीं है। यांग ये दंग रह गया और फिर वह गुस्से से बोला, क्या बात है? नी किंग ने नीयू को देखने से पहले यांग ये की ओर देखा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यांग ये अवाक रह गया। नी यून ने नी किंग की आंखों में देखा। चाची, आपको लगता है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता? नी किंग ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, कम या ज्यादा? नी यू की तो बात ही छोड़िए, खुद नी किंग ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह यांग ये को हरा सकती है। भले ही वह यांग ये को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यांग ये निश्चित रूप से जियान वूजी के बराबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भले ही नीयू महाद्वीप पर एक शीर्ष दर की अद्वितीय प्रतिभा थी, लेकिन यांग ये जैसी राक्षसी प्रतिभा की तुलना में वह बहुत ही कमतर थी। नी यून की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। काफी समय बीतने के बाद उसने कहा, भले ही मैं उसे हरा पाऊं या नहीं, फिर भी मैं उससे लड़ने की उम्मीद करती हूँ। आंटी, आप समझती हैं, है न? नी किंग कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर यांग ये की ओर देखने लगी। मेरे नी कबीले का एक सदस्य आपसे मार्गदर्शन लेना चाहता है। कृपया उसे कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। यांग ये मुस्कुराया। वह कैसे नहीं समझ सकता था कि नी किंग को उम्मीद थी कि वह बहुत दूर नहीं जाएगा। उसके और नी कबीले के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नी यू को नहीं मारेगा और नी कबीले के साथ दुश्मनी नहीं करेगा। वह तुरंत मुस्कुराया, कोई बात नहीं। नी किंग ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर उसकी आकृति चमकी और गायब हो गई। नी किंग के पास एक हरा लबादा पहने बूढ़ा आदमी दिखाई दिया।
बूढ़े आदमी की नजर यांग ये पर पड़ी और उसने कहा, यह यांग ये है। नी किंग ने सिर हिलाया, वह बहुत ताकतवर है। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, यहाँ तक कि यूना भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नी किंग ने अपना सिर हिलाया। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आवाज में आश्चर्य की झलक थी, तो फिर तुमने उसे उससे लड़ने क्यों दिया? नी किंग ने बताया, चाहे वह नीयू हो या हमारे नी कबीले की युवा पीढ़ी के दूसरे साथी, वे सोचने लगे हैं कि वे महाद्वीप के सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं। वे बहुत आत्मविश्वासी हैं, इतना आत्मविश्वासी कि यह थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक बार जब वे हार जाते हैं या उनके आत्मविश्वास को झटका लगता है, तो वे नी फैंग की तरह व्यवहार करेंगे और इसे सहन करने में असमर्थ होंगे। मैं चाहता हूं कि वे समझें कि हमेशा किसी मजबूत व्यक्ति का होना कैसा होता है और उन्हें आंख मूंद कर आत्मविश्वासी होने और ऐसे विचारों में खुद को खोने से रोकना चाहिए। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, ठीक है। इस बीच नी किंग के गायब हो जाने के बाद नीयू की हथेलियों पर शांत पड़ी बिजली की गेंदें फिर से हिलने लगीं। उसी समय उसके चारों ओर बिजली की अनगिनत किरणें लगातार चमकने लगीं। उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और तेजी से यांग ये पर गोली चलाई। वह जिस जगह से गुजरी, वहां बिजली चमकने लगी और यहां तक कि अंतरिक्ष में भी हिंसक रूप से लहरें उठने लगीं। यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। यांग ये की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली और उसकी तलवार हल्की चमकने लगी। कुछ ही समय में नीयू यांग ये के ऊपर प्रकट हुई और फिर उसने अपनी हथेलियां उस पर थपथपाईं। स्वर्गीय बिजली हथेलियां। उसकी हथेलियों में बिजली के गोले यांग ये की ओर गिरे। इस बीच यांग ये का हाथ हिल गया। उसकी तलवार बहुत ही सरल तरीके से ऊपर की ओर वार करती हुई आगे बढ़ी। हालांकि यह ठीक ऐसी ही हरकत थी जिसने बिजली के गोले को चकनाचूर कर दिया और बिजली के धागों में बदल दिया जो आसपास के वातावरण में फैल गए। तलवार के एक ही झटके से सभी तकनीकों को नष्ट करना। यहां हर किसी के हाव भाव बदल गए। तलवार के एक ही झटके से सभी तकनीकों को नष्ट करने की क्षमता प्रबुद्ध तलवार हृदय का प्रतिनिधित्व करती थी। जो लोग प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लेते थे, वे तकनीकों और चालों में खामियों का पता लगा सकते थे और फिर एक ही बार से उन चालों और तकनीकों को कुचल सकते थे। हालांकि वास्तव में ऐसा करना आसान नहीं था। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जिनके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था, उन्हें इसे पूरा करना मुश्किल लगा। क्यों? क्योंकि तलवार दाव में दुर्जेय उपलब्धियों के अलावा व्यक्ति के पास पर्याप्त गति होनी चाहिए, और यह और भी बेहतर होगा यदि उसके पास असाधारण शक्ति हो। यह कहा जा सकता है कि प्रबुद्ध तलवार हृदय के अलावा तलवार के एक ही झटके से सभी तकनीकों को वास्तव में नष्ट करने के लिए गति और शक्ति की आवश्यकता थी। प्रबुद्ध तलवार हृदय केवल आधार था, लेकिन गति और शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थे। यांग ये के पास सिर्फ प्रबुद्ध तलवार हृदय ही नहीं था, उसके पास गति और शक्ति भी थी। इसलिए जब तक कोई उसे गति और शक्ति में पूरी तरह से कुचल न दे, वह अपनी तलवार के एक ही झटके से उनकी तकनीकों को नष्ट करने में सक्षम होगा। बिजली के गोले नष्ट करने के बाद यांग ये नहीं रुका। उसकी कलाई कांप उठी और तलवार तुरंत आगे की ओर एक विषैले सांप की तरह चुभ गई जो नीयू के पेट पर तेजी से वार कर रहा था। जिस समय यांग ये ने बिजली के उन गोलों को आसानी से नष्ट कर दिया, नीयू चौंक गई। जाहिर है, यांग ये उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। जब उसने यांग ये की तलवार को अपने ऊपर वार करते देखा, तो उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया। उसकी हथेली से बिजली का एक बोल्ट निकला और यांग ये की तलवार पर जा लगा। यांग ये की तलवार पर बिजली गिरने से वह एक पल के लिए रुक गई। उसी समय बिजली से निकली बिजली ने पूरी तलवार को ढक लिया और फिर उसे जंग लगा दिया। लेकिन यांग ये के हाथ को थोड़ा कांपने में देर नहीं लगी और फिर तलवार से तलवार की एक धार निकली। जैसे ही रीबर्थ रैंक तलवार की मंशा प्रकट हुई, बिजली एक पल में नष्ट हो गई। उसके बाद यांग ये की तलवार से अचानक तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली। यह बहुत तेज थी और नीयू के कंधे पर लगी, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती। हालांकि यांग ये यह देखकर हैरान रह गई कि जब नीयू की तलवार की ऊर्जा उसके कंधे पर लगी, तो उसके शरीर से अचानक बिजली का एक जाल निकला और संपर्क में आने पर उसकी तलवार की ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई। इस बीच नीयू के शरीर से अचानक बिजली की अनगिनत चमक निकली और उन्होंने तुरंत उसे और यांग ये दोनों को घेर लिया। ओह! अचानक तलवारों की चीख गूंजी और फिर बिजली के बोल्ट अनगिनत टुकड़ों में कट गए। सारी बिजली को हवा में बिखरने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये और नीयू की आकृतियां सबके सामने प्रकट हुईं। यांग ये नीयू के सामने खड़ा था और उसकी तलवार उसके माथे के बीच में दबाई हुई थी। वह हार गई। भले ही उन्हें लगा कि यांग ये जरूर जीतेगा और यांग ये वाकई जीत गया था, फिर भी वे यांग ये की ताकत से हैरान थे। खास तौर पर वे 2 संप्रदाय और 5 शहर जो यांग ये के दुश्मन थे। यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत ने उनमें थोड़ा डर पैदा कर दिया था। अब उनके पास 2 विकल्प थे, या तो यांग ये के साथ दोस्ताना संबंध बनाएं या फिर उसे मारने का मौका तलाशें। नी यून ने कुछ देर तक यांग ये को देखा और कहा, मैं हार गया हूं। यांग ये ने सिर हिलाया, अपनी तलवार दूर रखी और फिर चला गया। जैसा कि कियान लकोंग ने कहा था, उसके वर्तमान प्रतिद्वंद्वी वास्तव में वे बूढ़े बूढ़े थे।
जहां तक युवा पीढ़ी का सवाल है, कम से कम डार्क हेल कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी अब उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। शायद रेडियंट डायमेंशन की युवा पीढ़ी के पास मौका हो सकता है। आखिरकार, रेडियंट डायमेंशन एक बंद दुनिया नहीं थी। इसलिए, इसके कई प्रतिभाशाली लोग खुद को संयमित करने के लिए बाहरी दुनिया में चले गए थे, और बाहरी दुनिया के प्रतिभाशाली लोग रेडियंट डायमेंशन में आ सकते थे। यांग ये उन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में बहुत उत्सुक था जो रेडियंट डायमेंशन की मार्शल रैंकिंग में शीर्ष स्थान रखते थे। इसके अलावा, वहां नेदर पवेलियन भी था। वह केवल कल्पना कर सकता था कि नेदर पवेलियन के हॉल मास्टर्स और सुअर की सवारी करने वाली वह युवती अभी कितनी ताकतवर थी। रेडियंट डायमेंशन। यांग ये ने गहरी सांस ली। इस समय, वह रेडियंट डायमेंशन में लौटने के लिए थोड़ा अधीर महसूस कर रहा था। इस बीच, नी किंग नीयू के सामने आ गई। वह बोलने ही वाली थी कि नीयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। चिंता मत करो चाची, मैं इसे अपने ऊपर असर नहीं होने दूंगी। नी किंग ने नीयून के कंधे पर थपथपाया। यह अच्छा है। याद रखें कि असफलता कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको अपनी कमियों का एहसास होगा और उसके बाद ही आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। नी यून ने सिर हिलाया और चुप रहा। नी किंग ने यांग ये को घूरते हुए कहा, दया दिखाने के लिए धन्यवाद। नी यून नी कबीले की एक प्रतिभाशाली महिला थी। अगर उसे कुछ हुआ, तो यह नी कबीले के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। यांग ये ने कंधे उचका दिए। यह बस एक मुकाबला था। यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी। नी किंग ने खुद को सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, वास्तव में उससे निपटना काफी आसान है। नी किंग ने इस पर ज्यादा समय नहीं बिताया और उसने दूसरों की ओर देखा और फिर कहा, सब लोग चलो। उन्होंने सिर हिलाया और नी किंग के पीछे आकाश में उड़ गए। अचानक, लिन कबीले के लिन कियान ने लिन दालांग, लिन एरलांग और लिन युक्सुआन को यांग ये के पास लाया, और वह मुस्कुराया। यह वास्तव में अपरिहार्य है कि युवा बूढ़े से आगे निकल जाएं। जब मैं आपकी उपलब्धियों को देखता हूं तो मुझे वास्तव में अपनी उपलब्धियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। यांग ये काफी हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन कियान उससे बात करने आएगा जबकि दूसरे कबीले और संप्रदाय उसे देख रहे थे। लेकिन यांग ये को समझने में बस एक पल लगा। लिन कबीला सद्भावना का प्रदर्शन कर रहा था और वे उसके और स्लेयर पवेलियन के साथ दोस्त बनना चाहते थे। जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये मुस्कुराया, वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं। मैं लिन दालांग और अन्य लोगों का दोस्त हूं, इसलिए मुझे बस यांग ये कहो। लिन कियान ने खुद को सिर हिलाकर कहा। किसने कहा कि यांग ये जिद्दी और स्वेच्छाचारी मूर्ख है? देखो वह कितना विनम्र है और कितना अच्छा व्यवहार करता है। वास्तव में, जब उसे पता चला कि यांग ये ने तीनों भाई बहनों की पहचान का पता लगाने के बाद उन्हें लिन कबीले में वापस जाने दिया था और उन्हें सम्राट रैंक की तलवारें भी दी थी, तो वह यांग ये के बारे में काफी उत्सुक हो गया था। अब जब वह यांग ये से मिल चुका था, तो यांग ये के बारे में उसका फैसला था, युवा और घमंडी, और वह जो समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा। भले ही यांग ये काफी पागल था, यांग ये को इस बात की बहुत अच्छी समझ थी कि परिस्थिति के अनुसार कैसे काम करना है। संक्षेप में, अगर कोई यांग ये का दुश्मन बनना चाहता है, तो उसे यांग ये को तुरंत खत्म करना होगा। अन्यथा, वह व्यक्ति यांग ये के उन्मादी प्रतिशोध को झेलेगा और फिर कभी शांति नहीं पा सकेगा। लेकिन अगर कोई यांग ये का दोस्त बन जाता है, तो उसे एक शक्तिशाली सहयोगी मिल जाएगा। लिन कबीले ने एक शक्तिशाली सहयोगी को चुना था। लिन कियान मुस्कुराया, तो मैं अपनी उम्र के हिसाब से लाभ उठाऊंगा। बच्चे, ये तीन छोटे साथी भी तलवार साधक हैं, तो क्या तुम उन्हें कुछ मार्गदर्शन दे सकते हो? यांग ये मुस्कुराया, बेशक। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। बूढ़े आदमी शुई ने सिकोंग किंग को यांग ये के पास लाया और मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा यह शिष्य तलवार का अभ्यास नहीं करता है, मुझे आशा है कि भाई यांग उसे कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। सिकोंग किंग ने यांग ये की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली, जबकि उसकी आंखों में सम्मान भरी नजरें थीं। यांग ये मुस्कुराया, बेशक। जब उसने लिन कबीले और स्काई वेव संप्रदाय को यांग ये के साथ दोस्ती करने की पहल करते देखा, तो सीनियर युआन का चेहरा भद्दा हो गया। अचानक, बगल से एक आवाज गूंजी, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन नन्हे बच्चों को भी मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होंगे। यहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। इस बीच, सीनियर युआन का चेहरा एकदम से भद्दा हो गया जब उसने देखा कि ये शब्द किसने कहे थे। अध्याय 1306। क्या आपके पास हिम्मत है? ये कबीले के मुखिया, ये कोंग, कियान लानकोंग ने कहा जो यांग ये के पास खड़ा था। ये कबीले। यांग ये की नजर आलीशान वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जिसने बात की थी। बूढ़े आदमी के बगल में एक और काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी था। यांग ये ने उस बूढ़े आदमी को पहचान लिया क्योंकि यही मिंग था जिसने डार्क हेल कॉन्टिनेंट में उसका पीछा किया था। आलीशान वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी, ये मिंग, ये कबीले के सभी लोग और यहाँ तक अन्य शहरों और संप्रदायों की सेनाएं भी यांग ये को देख रही थीं। ये कबीले के लोग यांग ये के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते थे। लेकिन क्या यांग ये इसकी अनुमति देगा? अगर यांग ये ने मना कर दिया, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वह है यांग ये को मारने का मौका तलाशना, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
क्योंकि अगर यांग ये को बढ़ने दिया जाता तो इसके नतीजे वे नहीं भुगत पाते। लेकिन अगर यांग ये मान जाती तो इसका मतलब यह होता कि यांग ये उनसे मौत तक लड़ने के लिए तैयार नहीं था। यह उन्हें एक और विकल्प देने के बराबर होगा, यांग ये के साथ दोस्त बनने का विकल्प। अगर वे यांग ये के साथ सहयोगी बन सकते हैं तो यांग ये की क्षमता और ताकत उनके लिए खतरा नहीं होगी, बल्कि यह उनके लिए मददगार होगी। दरअसल यांग ये की क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा को देखने के बाद उनमें से कई लोगों को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने निर्णय को इस हद तक प्रभावित होने दिया कि वे यांग ये को मारने की कोशिश करने लगे। यांग ये को मारने के बाद वे तलवार गठबंधन को आपस में बांट सकते थे और संभावित खतरे को खत्म करते हुए कुछ लाभ प्राप्त कर सकते थे। हालांकि उन्होंने यांग ये की ताकत और क्षमता को बहुत कम आंका था। इसलिए न केवल वे उन लाभों को हासिल करने में विफल रहे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने अनगिनत ताकतें खो दी। यांग ये को मारने की कोशिश जारी रखें। सफल होने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी होगी? इसके अलावा ऐसी कीमत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जिसे थोड़े से लाभ से पूरा किया जा सके। यहाँ तक 10 मिलियन वायलेट क्रिस्टल की तुलना एक वोइडर से नहीं की जा सकती। लेकिन क्या वे तलवार गठबंधन को आपस में बांटकर 10 मिलियन वायलेट क्रिस्टल भी प्राप्त कर सकते थे? युआन कबीले को ही देख लीजिए। यह कभी वीर क्षेत्र में नंबर 1 कबीला था, फिर भी अब यह व्यावहारिक रूप से सबसे कमजोर था। संक्षेप में, जब तक उनके पास कोई और विकल्प न हो, वे यांग ये के साथ दुश्मनी जारी नहीं रखेंगे। क्योंकि उन्हें जो कीमत चुकानी होगी वह बहुत बड़ी होगी और वे उसे मार भी नहीं पाएंगे। अब ये कबीले ने मित्र बनने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए वे यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि यांग ये की पसंद क्या होगी। क्या उसे चुनने में भी हिचकिचाहट की जरूरत थी? यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कबीले के मुखिया की ओर अपनी मुट्ठी बांधी और मुस्कुराया। बेशक उनके साथ दुश्मनी जारी रखना, ऐसा करना उसके लिए मूर्खता होगी। आखिरकार अगर वह उन सभी को नष्ट कर भी दे तो उसे क्या मिलेगा? बैंगनी क्रिस्टल, तलवार सेवक क्षेत्र, उसे वास्तव में इन सब की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर वह ऐसा करता है तो उसे काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए स्वॉर्ड एलायंस और स्लेयर पवेलियन के कई लोग मर जाएंगे और वह बहुत सारा समय बर्बाद कर देगा। लेकिन अब उसके पास डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। ये कबीले के मुखिया और अन्य शक्तियों के विशेषज्ञों ने यांग ये की बात सुनकर तुरंत राहत की सांस ली। वास्तव में वे यांग ये से मौत तक लड़ते रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह वास्तव में इसके लायक नहीं था। एक व्यक्ति को मारने के लिए अनगिनत लोगों की जान लेना, फिर भी इनाम जो कि केवल एक छोटा सा महत्वहीन लाभ है। क्या यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण नहीं था? दरअसल अगर उन्हें पता होता कि यांग ये इतना भयानक है तो वे युआन कबीले की बात बिल्कुल नहीं सुनते और यांग ये पर हमला कर देते। युआन कबीले की यांग ये से अपूरणीय दुश्मनी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कबीले के मुखिया ने यांग ये की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, मैं ये कबीले की ओर से आपसे अतीत के मामलों के लिए माफी मांगता हूँ। आज से मेरा ये कबीला तलवार गठबंधन के साथ सहयोगी बनने और उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। यांग ये ने सिर हिलाया, चलो अतीत की बातें भूल जाएं। जब उन्होंने यांग ये को सुना तो एक और बूढ़ा आदमी आगे आया, मेरा ली कबीला तलवार गठबंधन के साथ सहयोगी बनने और उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, एक और बूढ़ा आदमी आगे आया, मेरा निंग कबीला तलवार गठबंधन के साथ सहयोगी बनने और उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। अन्य सभी शक्तियों को तलवार गठबंधन के साथ सहयोगी बनने की इच्छा की घोषणा करने में अधिक समय नहीं लगा, और केवल युआन कबीले, यू कबीले और किन कबीले ने ऐसा नहीं किया था। यह समझ में आता है क्योंकि उनमें से एक युआन कबीला था जिसे यांग ये ने लगभग खत्म कर दिया था। उसने यू कबीले के कुलपति के बेटे को मार डाला था और उसने किन कबीले के 2 वोइडर्स को मार डाला था। वे ऐसी दुश्मनी को कैसे भुला सकते थे? खासकर युआन कबीले को यांग ये ने लगभग खत्म कर दिया था। यांग ये के साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं। अगर वे ऐसा करने के लिए तैयार भी होते तो यांग ये शायद उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। यांग ये स्वाभाविक रूप से उनके साथ सहयोगी बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे उन पर भरोसा नहीं था। इसके अलावा उनके कार्य सीमा से परे चले गए थे, खासतौर पर युआन कबीले और किन कबीले। यह सब युआन कबीले की बदौलत था कि वह घूंघट क्षेत्र की अधिकांश शक्तियों के साथ दुश्मन था। जहां तक किन कबीले की बात है, उसने तलवार गठबंधन पर हमला करने के लिए अपनी सेना को डार्क हेल कॉन्टिनेंट में भेज दिया था। यह यांग ये के लिए बिल्कुल अक्षम्य था। दरअसल वह भी जानता था कि उनके बीच की दुश्मनी के कारण उनके लिए उससे शांति स्थापित करना असंभव है। अगर वह उससे शांति स्थापित करने की बात भी करता तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए ही होता। नी किंग ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली। वह पूरी तरह से चिंतित थी कि यांग ये और उन शक्तियों के विशेषज्ञ अचानक युद्ध में उतर आएंगे। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि ऐसी स्थिति शायद नहीं होगी। भले ही अभी भी 3 कबीले थे जिन्होंने यांग ये के साथ शांति बनाने का कोई इरादा नहीं जताया था, लेकिन वे 3 कबीले तुलनात्मक रूप से कमजोर थे।
इसलिए नी कबीले को बस आगे बढ़कर उन्हें रोकना था, और वे निश्चित रूप से जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसी बीच अचानक एक आवाज गूंजी, हम स्वर्ग स्तंभ शिखर पर पहुंच गए हैं। वे रुक गए और दूर की ओर देखने लगे। उन्होंने एक विशाल पर्वत देखा जो दूर आसमान में ऊंचा था। पर्वत न केवल बादलों में ऊंचा था, बल्कि बहुत चौड़ा भी था। अपनी दृष्टि के क्षेत्र से भी वे यह निर्धारित नहीं कर पाए कि पर्वत कितना चौड़ा था। यह बस असीम लग रहा था। छोटा। पहली बार उन्हें स्वर्ग स्तंभ शिखर के सामने काफी छोटा महसूस हुआ। यहाँ के विशेषज्ञ और विशेषकर गूढ़ज्ञ लोग अपनी हथेली के एक झटके से पहाड़ों को ढहा सकते थे, यहाँ तक कि वे आकाश और धरती को भी नष्ट कर सकते थे। फिर भी वे प्रकृति की असाधारण शिल्पकारी के प्रति श्रद्धा रखते थे, क्योंकि वे उसे नष्ट तो कर सकते थे, लेकिन उसके जैसा कुछ नहीं बना सकते थे। चलो चलें। नी किंग आगे बढ़ा और उन्हें स्वर्ग स्तंभ शिखर की ओर ले गया। कुछ ही समय में उनका समूह स्वर्ग स्तंभ शिखर की चोटी पर पहुंच जाता है। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि वे बादलों के बीच पहुंच गए हैं। दरअसल यह सिर्फ एक एहसास नहीं था, वे वाकई बादलों के बीच थे, क्योंकि स्वर्ग स्तंभ शिखर की चोटी बादलों में ऊंची थी। इसलिए जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सिर्फ तैरते हुए बादल दिखाई दिए, और अगर उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें यह गलतफहमी हुई कि वे बस अपने हाथ बढ़ाकर आसमान को छू सकते हैं। नी किंग उन्हें पहाड़ के किनारे ले गया। जब उन्होंने वहां से नीचे देखा तो उनकी आंखों में एक बंजर भूमि दिखाई दी। बंजर भूमि के पीछे एक उजाड़ रेगिस्तान था, और वे रेगिस्तान के अंत में दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं को धुंधला धुंधला देख सकते थे। नी किंग ने रेगिस्तान के अंत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह जगह है जहां राक्षस जाती है। बोलते समय उसने रेगिस्तान और बंजर भूमि की ओर इशारा किया, यह हमारे और राक्षस जाति के बीच का बफर जोन है। हम उन्हें स्वर्ग स्तंभ पर्वत को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते, अन्यथा राक्षस जाति की सेना पूरी तरह से बेरोक टोक हो जाएगी, और वे हमारी मानव जाति के क्षेत्र के केंद्र में हमला करेंगे। उस समय मानव जाति समाप्त हो जाएगी। इस बीच लिन कबीले के मुखिया लिन कियान ने पूछा, राक्षस जाति कितनी शक्तिशाली है? नी किंग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से दानव जाति एकजुट हुई है, हमने जो सेनाएं वहां भेजी हैं वे कभी वापस नहीं लौटी। हमने जांच करने के लिए वॉयडर्स भी भेजे, लेकिन रेगिस्तान में प्रवेश करते ही हमारे वॉयडर्स का पता चल गया। अगर वे समय रहते पीछे नहीं हटते तो वे नष्ट हो जाते। मुझे लगता है कि किसी को वहां भेजा जाना चाहिए। अचानक सीनियर युआन ने कहा, हमें राक्षस जाति की ताकत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर वे अचानक हमला करते हैं तो हम निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम जांच के लिए किसी को भेजें। कम से कम हमें उनकी ताकतों के बारे में पता लगाना होगा। नी किंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मेरा नी कबीला स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत है। हालांकि मेरे नी कबीले में छिपने में सबसे बेहतरीन कौशल रखने वाला वॉयडर भी खोजे जाने से पहले राक्षस जाति के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था। सीनियर युआन ने यांग ये की ओर देखा और कहा, अगर छिपने की बात करें तो क्या कोई तलवार गठबंधन के मास्टर यांग ये का मुकाबला कर सकता है? आखिरकार उस दिन इतने सारे शून्यक उसका पीछा कर रहे थे, फिर भी हम उसकी परछाई तक नहीं देख पाए। सीनियर युआन की बात सुनकर सभी ने यांग ये की तरफ देखा। भले ही वे जानते थे कि वह जानबूझकर यांग ये के खिलाफ काम कर रहा था और यांग ये को मारने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि सीनियर युआन की बात सही थी। क्योंकि अगर यह छिपाने के मामले में था तो वास्तव में कोई भी ऐसा नहीं था जो यांग ये का मुकाबला कर सके। लेकिन क्या यांग ये जाने को तैयार होगा? अगर उसे वहां पाया गया तो उसे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। इस बीच सीनियर युआन ने कहा, बेशक वहां जाना खतरनाक है, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए थोड़ा खतरा झेलना कोई बड़ी बात नहीं है ना? क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? एलायंस मास्टर यांग। बोलते समय उसने यांग ये को देखा। यांग ये ने हंसते हुए कहा, बेशक, हम ऐसा क्यों ना करें? सीनियर युआन, कृपया मेरे साथ वहां चलें और हम मिलकर मानव जाति के लिए अपना काम करेंगे। ठीक है, सीनियर युआन ने स्पष्ट रूप से कहा, छिपने की मेरी क्षमता आपकी जितनी अच्छी नहीं है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हें भी छुपाने में मदद कर सकती हूँ। एक बार जब हम दोनों छुप जाएंगे तो क्या हमारे लिए राक्षस जाति के क्षेत्र में प्रवेश करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। सीनियर युआन की पलकें झपकने लगीं। वह मुझे छिपाने में मदद करेगा, शायद वह ऐसा कर सके, लेकिन अगर वह राक्षस जाति के इलाके में घुसने के बाद भाग जाता है तो क्या मैं पूरी राक्षस जाति द्वारा घेर नहीं लिया जाऊंगा? यांग ये का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया जब उसने देखा कि सीनियर युआन चुप है। क्या जब मानव जाति के लिए योगदान देने का समय आता है तो आप चुप हो जाते हैं? सीनियर युआन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो खुलकर बोलो। इसे टालने के लिए ऐसे बहाने क्यों बनाते हो? यांग ये ने ठंडी हंसी में कहा, नहीं, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगी। ठीक है,
सीनियर युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके भीतर एक ठंडी चमक टिमटिमा उठी, लेकिन वह चुप रहे। यांग ये के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। अगर तुमने मुझ पर खुलेआम हमला किया होता तो मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचती। जब तुम ऐसी घिनौनी हरकतें करते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए शर्मिंदा महसूस करती हूँ। सीनियर युआन सार्वजनिक रूप से इस तरह के व्यवहार से बहुत क्रोधित थे और उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उनके शरीर से लगातार हिंसक आभा निकल रही थी। इस बीच यांग ये ने उपहास किया, हमला करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास हिम्मत भी है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ने लगी। अध्याय 1307 मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हर कोई जानता था कि यांग ये सीनियर युआन को हमला करने के लिए मजबूर कर रहा था। वास्तव में वह ऐसा ही कर रहा था। जब तक सीनियर युआन हमला करता रहेगा, वह सीनियर युआन को मारने से नहीं चुकेगा। भले ही निकिंग ने उसे रोका हो, फिर भी वह सीनियर युआन को मार डालेगा, क्योंकि सीनियर युआन ही पहले हमला करेगा। इसके अलावा भले ही वह सीनियर युआन को न मार पाए, फिर भी वह सीनियर युआन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सीनियर युआन ने हमला कर दिया तो वह इसे नी कबीले से सीनियर युआन को दंडित करवाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। अगर नी कबीले ने मना कर दिया या सीनियर युआन को केवल हल्की सजा दी, तो उसके पास नी कबीले के तथाकथित अस्थायी युद्ध विराम का पालन न करने का एक कारण था। संक्षेप में, जब तक बूढ़ा आदमी उस पर हमला करता रहेगा, वह निश्चित रूप से बूढ़े आदमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसने पहले हमला क्यों नहीं किया? इसका कारण यह था कि उसे सीनियर युआन को एक ही हमले में मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। एक बार जब वह विफल हो जाता, तो नी कबीला उसे निश्चित रूप से रोक देता। इसके अलावा यह युआन कबीले के सम्मान की रक्षा के लिए उसके पक्ष में खड़ा होगा। उस समय स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अगर वह अकेला होता तो उसे ऐसी स्थिति से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन उसके पीछे स्वॉर्ड एलायंस और स्लेयर पवेलियन खड़े थे। बिना किसी कारण के नी कबीले को नाराज करना और स्वॉर्ड एलायंस और स्लेयर पवेलियन के लिए इतना दुर्जय दुश्मन बनाना वास्तव में बुद्धिमानी नहीं थी। निकिंग की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने यांग ये को सीनियर युआन पर ताना मारते हुए सुना। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि यांग ये ने क्या योजना बनाई है। एक बार जब सीनियर युआन ने पहले हमला किया, तो नी कबीले के पास यांग ये को रोकने का कोई और कारण नहीं होगा। इसके अलावा एक बार जब यांग ये सीनियर युआन को मारने का कारण और बहाना दे रहा था, तो वह निश्चित रूप से सीनियर युआन को मारे जाने तक आराम नहीं करेगा। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, निकिंग बोलने ही वाला था। हालांकि सीनियर युआन ने अचानक अपनी आभा को नियंत्रित किया और हंसते हुए कहा, भले ही मैं वास्तव में आपके साथ मुकाबला करना चाहता हूं, लेकिन मैं स्वार्थी कैसे हो सकता हूं और मानव जाति को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोने का कारण कैसे बना सकता हूं, जब हम इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे हैं। इस बीच लिन युक्सुआन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए धीरे से कहा, आप स्पष्ट रूप से हमला करने की हिम्मत नहीं करते हैं, फिर भी आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि उसने धीरे से बात की थी, लेकिन यहाँ मौजूद हर किसी ने उसे सुन लिया था। सीनियर युआन के चेहरे पर मुस्कान तुरंत उदास हो गई और उसने लिन युक्सुआन को देखा। इस बीच लिन कियान, जो लिन युक्सुआन के बगल में खड़ा था, ने उसे अपने पीछे खींच लिया और फिर उसने सीनियर युआन पर अपनी मुट्ठी बांध ली। वह सिर्फ एक बच्ची है जो कुछ भी बेहतर नहीं जानती। मुझे उम्मीद है कि सीनियर युआन उसे उसके अपराध के लिए माफ कर देंगे। सीनियर युआन ने लिन कियान की ओर ठंडी नजर से देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच यांग ये ने कंधे उचका दिए। अतीत में लोग कहते थे कि मैं बेशर्म हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बेशर्मी का स्तर आपसे बहुत कम है। सीनियर युआन ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और जवाब में कुछ नहीं कहा। यांग ये को सीनियर युआन से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह तुरंत एक तरफ हट गया। हालांकि उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि वह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भविष्य में उसके पास बहुत सारे मौके थे। निकिंग ने राहत की सांस ली और यांग ये की तरफ देखा। पहले उसे लगा था कि उसके सामने जो आदमी था, उसके साथ घुलना मिलना आसान था, और उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह परेशानी खड़ी करेगा। इसके अलावा उसे लगा कि यांग ये भविष्य में निश्चित रूप से और भी परेशानी खड़ी करेगा। निकिंग ने अपने विचारों को नियंत्रित किया, अपना सिर हिलाया और कहा, हर कोई, हमारी मानव जाति ऐसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते समय आंतरिक संघर्ष में संलग्न नहीं हो सकती है। कृपया अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को अलग रखें। एक बार जब राक्षस जाति को खदेड़ दिया जाता है, तो आप जो चाहें कर सकते हैं, और मेरा नी कबीला निश्चित रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन कृपया तब तक वर्तमान स्थिति को प्राथमिकता दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उनकी ओर देखा और कहा, आइए, मेरे नी कबीले के मुखिया आप सभी से मिलना चाहते हैं। अपनी बात समाप्त करते ही वह तुरंत पलटी और चली गई। सीनियर युआन ने यांग ये और अन्य लोगों पर नजर डाली और फिर वह तुरंत निकिंग के पीछे चला गया। उसे एहसास हो गया था कि यांग ये उसे मारना चाहता था। एक बार यांग ये को मौका मिल जाए, तो यांग ये निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेगा।
अगर यह इससे पहले होता तो वह स्वाभाविक रूप से यांग ये से नहीं डरता। फिर भी अब 3 कबीले और 3 संप्रदाय यांग ये के पक्ष में खड़े थे और उसके पास केवल कुछ ही वॉइडर्स बचे थे। इसके अलावा यू कबीले और किन कबीले शायद उसकी मदद भी न करें। इसलिए वह यांग यी को अभी कोई मौका नहीं दे सकता था। अन्यथा बहुत संभव था कि उसे स्वर्ग स्तंभ शिखर पर ही दफनाया जाता। यांग ये ने सीनियर युआन की ओर देखा जो नी किंग के पीछे पीछे चल रहा था, और फिर वह ठंडी हंसी में दूसरों को भी आगे ले गया। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक शहर दिखाई दिया। शहर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था। यह इतना बड़ा था कि इसमें कुछ हजार लोग रह सकते थे। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, कम से कम 15 दिव्य इंद्रियां उनमें समा गईं। सभी वॉइडर्स के थे। 15 शून्यकर्ता। यहाँ हर कोई हैरान था। हालांकि वे जानते थे कि नी कबीला बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके पास वास्तव में 15 वॉइडर्स होंगे। इसके अलावा यह केवल विशेषज्ञों की ही ताकत हो सकती है जो सतह पर दिखाई देती है। नी कबीले की असली ताकत सिर्फ 15 वॉइडर्स तक सीमित नहीं हो सकती। इस समय कुलों और संप्रदायों के कुछ विशेषज्ञों ने, जिनमें अभी भी गर्व की भावना थी, उस गर्व को तुरंत रोक दिया था। क्योंकि घूंघट क्षेत्र की एक शक्ति के रूप में नी कबीला उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। यांग ये ने भी अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नी कबीले की ताकत वास्तव में इतनी भयानक होगी। 15 शून्यक। वे सम्राट नहीं बल्कि शून्यक थे। यह कहा जा सकता है कि जब तक सभी 3 संप्रदाय, 6 शहर और स्लेयर पवेलियन सेना में शामिल नहीं हो जाते, तब तक नी कबीले से लड़ना पूरी तरह असंभव होगा। उन्हें धर्मी लोगों का हॉल नामक एक भव्य हॉल के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे अभी हॉल में दाखिल ही हुए थे कि आलीशान वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी उनकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हुआ। वह मेरे नी कबीले के कुलपिता नी तियान हैं। नी किंग ने बूढ़े व्यक्ति का उनसे परिचय कराने के बाद वह बूढ़े व्यक्ति के पास चली गई और चुप हो गई। यहाँ सभी की निगाहें नी तियान पर टिकी थीं। असीम एवं अथाह शक्ति, ऐसा ही उन्होंने उसके बारे में महसूस किया था। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसके चेहरे पर गंभीर भाव गहरा गया। बूढ़े आदमी की ताकत निश्चित रूप से सीनियर युआन और 10,000 पैर वाले सेंटीपीड से ऊपर थी। क्योंकि बूढ़ा आदमी उसे खतरनाक लगता था, लेकिन सीनियर युआन ने उसे ऐसा एहसास नहीं होने दिया। नी तियान ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। स्वर्ग स्तंभ शिखर पर आपका स्वागत है। उनमें से किसी ने भी ऐसी अपेक्षा के प्रति अनादरपूर्वक कार्य करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी मुट्ठी नी तियान की ओर मोड़ ली। थोड़ी देर की बातचीत के बाद नी तियान ने कहा, मुझे यकीन है कि आप सभी मानव जाति की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए मैं इस मामले पर आगे कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार जब स्वर्ग स्तंभ शिखर पर राक्षस जाति का कब्जा हो जाएगा, तो मानव जाति का वध हो जाएगा। इसलिए मानव जाति की खातिर स्वर्ग स्तंभ शिखर की रक्षा की जानी चाहिए। बेशक आप सभी को कुछ चिंताएं जरूर होंगी। आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मेरा नी कबीला आपके साथ तोप के चारे की तरह व्यवहार करेगा या नहीं। मैं आप सभी को बता सकता हूं कि अगर कोई लड़ाई होती है तो मेरे नी कबीले के विशेषज्ञ सबसे आगे खड़े होंगे। अगर कोई मर रहा है तो मेरे नी कबीले के विशेषज्ञ सबसे पहले मरेंगे। नी तियान को सुनकर कई लोगों के दिलों में गहरा सम्मान पैदा हुआ। दरअसल कई लोगों को थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई, क्योंकि वे वास्तव में इस बात को लेकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि नी कबीले ने उन्हें तोप का चारा बनने के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि नी कबीले का इरादा अपने कबीले के लोगों को अग्रिम मोर्चे पर हमला करने के लिए तैयार करना था, इसलिए उन्होंने नी कबीले को गलत तरीके से आंका था। यांग ये ने नी तियान की ओर देखा। कहने की जरूरत नहीं कि नी तियान ने जो कहा वह वाकई दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम था। क्योंकि दूसरी शक्तियों के विशेषज्ञों की नी कबीले के प्रति जो सतर्कता थी वह एक पल में ही बहुत कम हो गई थी। यह कहा जा सकता है कि बूढ़ा आदमी या तो बहुत अच्छा व्यक्ति था या फिर बहुत बुरा खलनायक। इस बीच नी तियान की नजर अचानक यांग ये पर पड़ी। उसने यांग ये को देखा और मुस्कुराया, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी बेजोड़ शख्सियत घूंघट वाले क्षेत्र में दिखाई देगी। दुर्भाग्य से युवा भाई, अगर तुम सिर्फ 10 साल पहले पैदा हुए होते तो राक्षस जाति हमला करने की हिम्मत नहीं करती। यहाँ सभी के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नी तियान यांग ये के बारे में इतना सकारात्मक फैसला लेगा। यांग ये ने हंसते हुए कहा, वरिष्ठ आप बहुत दयालु हैं। बिल्कुल नहीं, नी तियान ने अपना सिर हिलाया, आप एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो सीनियर जियान गुजी से कमतर नहीं हैं। अगर आपको 10 साल का समय दिया जाए तो महाद्वीप पर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अभी भी महाद्वीप पर शायद ही 3 से ज्यादा लोग हैं जो आपको मार सकें। यांग ये मुस्कुराया, वरिष्ठ आप उन 3 में से एक हैं, है ना? नी तियान ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर मुस्कुराया, युवा भाई आपकी ताकत बहुत बड़ी है। मुझे आपको हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, मैंने सुना है कि आपकी छिपने की तकनीक अनोखी है और यहाँ तक शून्यदर्शी भी आपको नोटिस नहीं कर सकते।
क्या यह सच है? यहाँ सभी की निगाहें यांग ये पर टिकी थीं। यांग ये ने नीतियान की ओर देखा और सिर हिलाया। जब बात छिपाने की आती है तो मेरे पास कुछ कौशल है। नीतियान ने पूछा, युवा भाई, क्या आप हमारी मानव जाति के लिए राक्षस जाति की ताकत की जांच करने के लिए तैयार हैं? यांग ये ने नीतियान को देखा। नीतियान की अभिव्यक्ति ईमानदार थी और उसकी आंखों में एक विनती भरी अभिव्यक्ति भी थी। यांग ये ने थोड़ी देर तक नीतियान को देखा और फिर मुस्कुराया। मैं वहां जाकर जानकारी जुटा सकता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होगे कि मैं केवल एक अर्ध सम्राट हूं। इसलिए यह एक बहुत ही खतरनाक यात्रा होगी। मुझे लगता है कि तुम मुझे मौत के घाट नहीं उतारोगे, है ना? नीतियान ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज सकता हूं? लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे अलावा कोई भी राक्षस जाति के इलाके में जाता है तो इस बात की संभावना है कि उसे खोज लिया जाएगा। अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करता। हालांकि मुझे राक्षस जाति के विशेषज्ञों ने निशाना बनाया है और अगर मैं स्वर्ग स्तंभ शिखर से बाहर निकलता हूं तो वे तुरंत मुझे ढूंढने आएंगे। तो मुझे मौत से डर लगता है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं जाता हूं और अगर मुझे खोज लिया जाता है तो मेरी यह ताकत मुझे मौत से बचने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे मौत से डर लगता है। इसलिए कृपया मुझसे ज्यादा योग्य किसी व्यक्ति की तलाश करें। नीतियान के चेहरे पर मुस्कान जम गई। जाहिर है उसने यांग ये से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। वह अकेला नहीं था। यहाँ मौजूद अन्य लोगों ने भी यांग ये से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। उससे डरना, कहने की जरूरत नहीं कि यह एक भयानक बहाना था। कुछ देर की खामोशी के बाद नीतियान की मुस्कान सामान्य हो गई। युवा भाई, मानव जाति को आपकी मदद की जरूरत है। यांग ये ने उत्तर दिया, मुझे मानव जाति की सहायता की भी आवश्यकता है। नीतियान ने यांग ये की ओर देखा और कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ। अगर हम तुम्हारी मांग पूरी कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, वरिष्ठ, मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई खजाना नहीं है। इसलिए अगर मुझे राक्षस जाति के इलाके में खोजा गया तो। सीनियर युआन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हारे पास मेरे युआन कबीले की प्रेत ढाल नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास खुद की रक्षा के लिए खजाना ना हो? यांग ये ने पलटकर सीनियर युआन को देखा। अगर मैं आपकी तरह 10,000 साल से अधिक जीवित रहा होता तो राक्षस जाति की बात तो छोड़िए, मैं आकाश में प्रतिबंधों को भी नष्ट करने में सक्षम होता। आप। सीनियर युआन हताश हो गए। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ऐसी हरकतें मत करो। अगर तुम राक्षस जाति के इलाके में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते तो बस अपना मुंह बंद रखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने मुड़कर नीतियान को देखा। वरिष्ठ नी, मैं वास्तव में मृत्यु से बहुत डरता हूँ। जब तक मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, मैं चाहे कुछ भी करूं, यह नहीं करूंगा। नीतियान ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर मुस्कुराया, तुम्हारी चिंता जायज है। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और यांग ये के सामने एक खजाना प्रकट हुआ। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम संतुष्ट हो? यांग ये ने जब इसे देखा तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर वह गंभीरता से बोला, मैं मानव जाति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अध्याय 1308। चलो चलें। यह पंखों की एक जोड़ी थी जो यांग यी के सामने तैर रही थी। पंख कई महीन शल्कों से बने थे। शल्क पूरी तरह पारदर्शी और दर्पण की तरह चिकने थे। शून्य रैंक। यहाँ हर कोई हैरान रह गया जब उन्होंने पंख देखे। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नीतियान वास्तव में यांग ये को शून्य रैंक का खजाना देगा। क्या वह कुछ ज्यादा ही उदार नहीं है? नी किंग को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। सदमे के अलावा उसकी आंखों में घबराहट भी थी। उन पंखों को ब्लिंक कहा जाता है। वे प्राचीन शुभ जानवर, फीनिक्स और अंतरिक्ष के टुकड़ों के तराजू से बनाए गए थे। यदि आप इन पंखों को पहनते हैं तो भी मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि यह आपकी पहले से ही मौजूद गति को बढ़ा देता है। नीतियान मुस्कुराया, अब आपको कोई चिंता नहीं है ना? बेशक। यांग ये मुस्कुराया। वह एक पल के लिए झिझका और बोला, वरिष्ठ नी, जब मैं राक्षस जाति के इलाके में जाता हूं तो मेरे ये अधीनस्थ। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि कुछ लोग मुझसे अपूरणीय दुश्मनी रखते हैं। एक बार जब मैं चला जाऊंगा, अगर वे। नीतियान मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, जो कोई भी स्लेयर मंडप को छूने की हिम्मत करता है वह मेरे नी कबीले का दुश्मन है। यांग ये ने थोड़ी देर तक नीतियान को देखा और फिर मुस्कुराया, मैं कल निकलूंगा। नीतियान मुस्कुराया, मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। मैं तैयारी करने जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने नीतियान को अपनी मुट्ठी बांध दी और स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञों के साथ चला गया। जैसे ही उसने यांग ये की लुप्त होती हुई आकृति को देखा, नीतियान के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा असामान्य भाव था। धर्मी लोगों के हॉल से बाहर निकलने के बाद यांग यी के समूह के सामने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आने में ज्यादा समय नहीं लगा और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, मैं नी कबीले का प्रबंधक हूं और मुझे कुलपति से आप सभी को अपने कमरों में लाने का आदेश मिला है।
जैसे ही उसने बात की, वह दूर की ओर चला गया। यांग ये और अन्य लोग तुरंत उसके पीछे चले गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उन्हें एक छोटे से पहाड़ पर ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहाड़ पर सिर्फ एक ही महल था। एक बार जब वह उन्हें महल के प्रवेश द्वार पर ले आया, तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आकाश में गायब होने से पहले यांगे के समूह की ओर अपनी मुट्ठी बांधी। महल के भीतर हॉल में प्रवेश करने के बाद यांगे ने जीर को देखा। उसने थोड़ा सिर हिलाया और अपने हाथों को धीरे से हिलाया। एक पल में उनके चारों ओर का स्थान हिल गया और फिर एक पल बीतने से पहले उसने यांगे को देखा। अंतरिक्ष को मजबूत किया गया है। कोई भी अपनी दिव्य भावना से इस क्षेत्र को साफ नहीं कर सकता। यहां तक अगर कोई कर भी सकता है तो मैं इसे होते ही पता लगा सकूंगी। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कियान लानकोंग और अन्य लोगों की ओर देखा। क्या आपको कुछ कहना है? कियान लानकोंग ने धीमी आवाज में कहा, कुछ तो गड़बड़ है। शुई लिनलैंग ने भी कहा, वास्तव में कुछ गड़बड़ नहीं है। यांग ये ने सिर हिलाया। उसे भी ऐसा ही लगा। नीतियान ने वास्तव में उसे राक्षस जाति की जांच करने के लिए 0 रैंक का खजाना देने में संकोच नहीं किया था। क्या नीतियान ने वास्तव में मानव जाति के लिए ऐसा किया था? किसी भी मामले में यांग ये वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता था। हालांकि अगर नीतियान के अन्य उद्देश्य थे तो वे क्या थे? उसे मारने के लिए। लेकिन नीतियान के पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसके और नी कबीले के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। यांग ये ने बहुत देर तक गहराई से सोचा, फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसने पंख वापस खींच लिए। पलक झपकाए। उसने बैंगनी मिंक को देखा और उसने अपना हाथ उस पर रखने से पहले सिर हिलाया। बहुत समय बीतने के बाद अचानक उसके चेहरे का भाव बदला और उसने यांग ये को देखा। कोई समस्या है? जैसी कि उम्मीद थी, यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने पूछा, यह क्या है? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, स्थानिक टुकड़ों के भीतर एक प्रतिबंध है। यह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है और यहां तक मैं भी इसे लगभग अनदेखा कर चुकी थी। वह बूढ़ा आदमी वास्तव में आपकी पीठ में छुरा घोंपने का इरादा रखता है। यांग ये ने पूछा, कौन सा प्रतिबंध? जिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से या तो आपको नियंत्रित करेगा या आपको नष्ट कर देगा। यांग ये का चेहरा उदास हो गया। उसके और नी कबीले के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन नीतियान वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि नीतियान ऐसा क्यों करना चाहता था। इस बीच कियान लानकोंग ने अचानक कहा, वह शायद तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। यांग ये ने कियान लानकोंग की ओर देखकर संकेत दिया कि उसे आगे बोलना जारी रखना चाहिए। कियान लानकोंग ने गंभीरता से कहा, हर कोई जानता है कि आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता के आधार पर आप निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनेंगे। यदि नी कबीले आपको नियंत्रित कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि भविष्य में नी कबीले के पास एक अद्वितीय विशेषज्ञ होगा। मेरा अनुमान है कि यह केवल आपको नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध नहीं है, यह एक विनाशकारी प्रतिबंध भी है। एक बार जब आप नी कबीले के खिलाफ जाते हैं तो वे पहले हमला करने में सक्षम होंगे। जब वह इस बिंदु पर बोली तो कियान लानकोंग ने यांग ये को देखा, आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता भयानक है, इसलिए यह नी कबीले के निवारक उपाय की तरह है। 0 रैंक खजाने के लिए? क्या मजाक है? अगर वे आपको नियंत्रित कर सकते हैं तो 1 का उल्लेख नहीं करना, वे 10 का उपयोग करने के लिए भी तैयार होंगे। इस बीच शुई लिनलैंग ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नीतियान जानता था कि तुम राक्षस जाति के इलाके में जाने के लिए सहमत नहीं होगे, इसलिए उसने ब्लिंक के भीतर पहले से ही वह प्रतिबंध लगा दिया था और फिर तुम्हारे द्वारा अपनी शर्तें बढ़ाने का इंतजार किया। वास्तव में भले ही तुमने कोई शर्त न रखी हो, वह निश्चित रूप से तुम्हें पंख देने का बहाना बना देगा। नी कबीले? यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। जीवन में उसका सिद्धांत था कि जब कोई नाराज हो तभी हमला करे। नी कबीले उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मामले को शांत नहीं होने देगा। कियान लानकोंग और अन्य लोग चुप हो गए। यांग ये का तो जिक्र ही न करें, जो पूरी तरह से बदला लेने पर उतारू था, यहां तक कि वे भी काफी नाखुश थे। यांग ये इस समय स्लेयर पवेलियन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए नी कबीले की हरकतें स्लेयर पवेलियन पर अवमानना करने जैसी थीं। हालांकि वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते थे, भले ही उन्हें पता हो कि नी कबीला उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि स्लेयर पवेलियन की ताकत की तुलना नी कबीले से नहीं की जा सकती थी। यांग ये स्वाभाविक रूप से नी कबीले पर अभी हमला नहीं करेगा, वह इतना मूर्ख नहीं था। वर्तमान में उसके पीछे स्लेयर पवेलियन और स्वॉर्ड एलायंस खड़े थे, इसलिए उस तरह से कार्य करना निश्चित रूप से स्वॉर्ड एलायंस और स्लेयर पवेलियन पर विपत्ति लाएगा। इस बीच कियान लानकोंग ने पूछा, क्या आप अभी भी उन पंखों का उपयोग करने जा रहे हैं? बेशक। यांग ये के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, यह एक 0 रैंक का खजाना है, मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगा? कियान लानकोंग ने धीरे से कहा, लेकिन प्रतिबंध? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक महत्वहीन मुद्दा है।
जहां तक उसका सवाल था, प्रतिबंध वास्तव में महत्वहीन था। उसे बस पंखों को छोटे भंवर में फेंकना था और फिर सभी प्रतिबंध नष्ट हो जाएंगे। हालांकि उसने छोटे भंवर को तुरंत ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि अगर वह अभी ऐसा करता तो नी कबीले को खतरा हो सकता था। किसी भी मामले में जब तक वह ब्लिंक के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाता है, तब तक वह उसे तुरंत छोटे भंवर में टेलीपोर्ट कर सकता है। इसलिए उसे प्रतिबंधों के सक्रिय होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के खून की एक किरण को पंखों में उड़ा दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, पंख प्रकाश की किरण में बदल गए जो यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और फिर उसके कंधों पर पंखों की एक जोड़ी तुरंत दिखाई दी, इससे पहले कि उसका शरीर हवा में तैरता। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर वह अचानक मौके पर ही गायब हो गया। एक पल में पूरा हॉल यांग ये की आकृतियों से भर गया। बेशक वे प्रतिरूप थे, लेकिन क्योंकि वह बहुत तेज था, प्रतिरूप बिल्कुल उसके जैसे लग रहे थे। कियान लानकोंग और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। यांग ये की मौजूदा गति बेहद भयानक थी और अब यह इन पंखों से और भी बढ़ गई थी। यह कहा जा सकता है कि अगर यांग ये को उड़ने वाला कहा जाता है, तो वोइडर्स बस चल रहे थे। सरल शब्दों में कहें तो उनकी वर्तमान गति वोइडर्स से बिल्कुल बेहतर थी। थोड़ी देर बाद यांग ये रुक गया और उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक थी, क्योंकि वह आसपास के वास्तविक प्रतीत होने वाले प्रतिबिंबों को देख रहा था। उसके वर्तमान स्थान ने पूरी तरह से वोइडर्स की गति को कुचल दिया। यह कहा जा सकता है कि अगर वह अब एक वोइडर की हत्या करना चाहता था, तो यह वास्तव में आसान से परे होगा। वह 70 से 80% आश्वस्त था कि वह केवल एक ही हमले से सीनियर युआन के स्तर के वोइडर को मार सकता है। भले ही उसने सीनियर युआन के स्तर के किसी विशेषज्ञ की हत्या करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह सिर्फ ब्लिंक और फैंटम शील्ड पर भरोसा करके ऐसे विशेषज्ञ को हराने में सक्षम था, और उसे लगा कि उसके पास ऐसे विशेषज्ञ को मारने का मौका भी है। यदि किसी की शक्ति पर्याप्त न हो तो उसे उपकरणों से पूरा किया जा सकता है। कियान लैनकॉन्ग ने यांग ये की तरफ देखा। कहने की जरूरत नहीं है कि यांग ये फैंटम शील्ड और ब्लिंक के साथ बिल्कुल ईश्वरीय होने जा रहा था, खासकर तब जब यांग ये हत्या करने में भी कुशल था। यह कहा जा सकता है कि भले ही स्लेयर पवेलियन के मास्टर को वापस जीवित कर दिया जाए, लेकिन हत्या करने में उसकी क्षमता यांग ये से बिल्कुल कमतर होगी। इसमें मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एक बार गति एक निश्चित स्तर पर आ गई, फिर सभी तकनीकें बेकार हो गईं। यांग ये ने पंख वापस खींच लिए और फिर कियान लानकोंग को देखा। जब मैं जाऊंगी तो तुम सब सावधान रहना। अपनी सतर्कता बिल्कुल भी कम मत करना, समझे? कियान लानकोंग ने पूछा, आप अभी भी जा रहे हैं? बेशक, यांग ये ने सिर हिलाया। दरअसल वह भी जाकर देखना चाहता था। वह राक्षस जाति की ताकत देखना चाहता था। अगर यह वास्तव में पूरी मानव जाति की ताकत से कहीं ज्यादा है, तो उसे तलवार गठबंधन और स्लेयर पवेलियन के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। व्यक्ति को सदैव सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। कियान लानकोंग ने कहा, जब तक आप सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। यांग ये मुस्कुराया, चिंता मत करो। अब जब मेरे पास ये पंख हैं, तो मुझे विश्वास है कि मैं बच निकलने में सक्षम हो जाऊंगा और यहाँ वापस आ जाऊंगा, भले ही मुझे राक्षस जाति के क्षेत्र के केंद्रीय क्षेत्र में खोजा गया हो। कियान लानकोंग ने कहा, सावधान रहो। यांग ये ने सिर हिलाया, उन्हें कुछ अन्य चीजों के बारे में आदेश दिया और फिर उन्हें जाने के लिए कहा। यहाँ केवल यांग ये और जीर ही बचे थे। बेशक स्ट्रोई जो अभी भी सो रही थी, वह भी यहाँ थी। जिया ने अचानक कहा, तुम मुझे पीछे छोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहे होगे, है ना? यांग ये ने हंसते हुए उसका हाथ थामा और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मौत ही क्यों ना हो, हम साथ साथ मरेंगे। जिया यांग ये के पास गई और उसे गले लगा लिया और फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हें भी अपने पीछे नहीं जाने दूंगी। यांग ये ने उसे अपने सबसे करीबी लोगों में से एक माना और उसने भी वैसा ही किया। यांग ये ने अपना सिर नीचे किया और उसके माथे पर चोंच मारी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जीर ने अचानक उसकी ओर देखा और फिर वह अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हो गई और अपनी बाहें उसके गले में लपेट लीं। उसके बाद उसने उसके होंठों को चूमा। यांग ये का शरीर अकड़ गया। इस बीच जी ए ने जल्दी से उसे छोड़ दिया और अपना सिर नीचे कर लिया। उसके छोटे गुलाबी गाल सूर्यास्त की तरह लाल थे। यांग ये ने उसकी शर्मिंदगी भरी नजर को देखकर हंसते हुए कहा और फिर उसने उसे गले लगा लिया, चलो राक्षस जाति में चलते हैं। डॉट 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 भोर अभी हुई ही थी कि यांग ये ने जी एर और स्ट्रोई के साथ स्वर्ग स्तंभ शिखर छोड़ा। धर्मी लोगों का हॉल। नीकिंग नीतियान के पास खड़ी थी और बोल रही थी, यांग ये चला गया है। नीतियान ने सिर हिलाया। ब्लिंक हमारे नी कबीले का एक अनमोल खजाना है और यह आपका है। नीकिंग ने बोलना खत्म करने में संकोच किया। नीतियान ने अपना हाथ हिलाया और कहा, भविष्य के विशेषज्ञ के लिए एक खजाना। हमने इस आदान प्रदान से लाभ कमाया। अध्याय 1309 किंवदंती का एक प्रेत भगवान।
बंजर भूमि और रेगिस्तान से गुजरने के बाद यांग ये एक असीम पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यांग ये को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि रास्ते में उसे एक भी राक्षस जानवर नहीं मिला। भले ही वह पहाड़ों में घुस गया हो, फिर भी उसका सामना किसी से नहीं हुआ था। जिया ने धीरे से कहा, हमें सीमा पर ही रहना चाहिए। यांग ये ने सिर हिलाया। उसने ऊपर देखा और अपनी दृष्टि के क्षेत्र के अंत में अंतहीन ऊंचे पहाड़ देखे। वे क्रमिक रूप से ऊपर उठ रहे थे और वे स्वर्ग स्तंभ पर्वत से भी लंबे और बड़े थे। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, चलो चलें। बोलते बोलते वह जीर का हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। उसने खुद को, जीर को और स्ट्रोई को छिपाने के लिए स्वॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल किया था। साथ ही वह अपने आसपास के माहौल पर लगातार नजर रखता था। जब तक कुछ हजार किलोमीटर के इलाके में कुछ भी असामान्य होता, वह उसे तुरंत पहचान लेता। चुनकीनी कबीले के लोग भी इससे बहुत डरते थे, इसलिए यह स्पष्ट था कि राक्षस जाति की ताकत कितनी भयानक थी। इसलिए यांग ये ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। जिया ने धीरे से पूछा, यदि राक्षस जाति वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो तो आप क्या करेंगे? यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, भागो। जिया ने दूसरा सवाल पूछा, क्या होगा अगर राक्षस जाति मानव जाति का वध कर दे? यांग ये चुप हो गई। अगर मानव जाति और दानव जाति वास्तव में युद्ध में उतरती है, तो मानव जाति हारने पर वध से बच नहीं पाएगी। इसी तरह अगर दानव जाति हार जाती है, तो उसे भी गुलाम बना लिया जाएगा या उसका वध कर दिया जाएगा। आखिरकार जो लोग एक ही जाति के नहीं हैं, वे निश्चित रूप से बुरी नीयत रखते हैं। चाहे वह दानव जाति हो या दुनिया की कोई भी अन्य जाति, उन सभी की मानसिकता एक जैसी थी। यांग ये ने बहुत देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, जीर, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरे पास इस दुनिया का उद्धारकर्ता बनने की क्षमता नहीं है। अगर अराजकता आती है, तो मैं बस अपनी रक्षा करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। अगर मैं जियान गुजी होता, तो मैं डार्क हेल कॉन्टिनेंट के लिए खुद को बलिदान नहीं करता। मैं बस तलवार भगवान के महल के सदस्यों को अपने साथ ले जाता और डार्क हेल कॉन्टिनेंट छोड़ देता। मेरे दिल में, मैं हमेशा अपने लोगों को प्राथमिकता देता हूँ। अगर मेरे पास क्षमता है, तो मुझे उद्धारकर्ता बनने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि पर्याप्त शक्ति के बिना उद्धारकर्ता बनने की कोशिश करने से न केवल मुझे नुकसान होगा, बल्कि इससे मेरे प्रियजनों, दोस्तों और अधीनस्थों को भी नुकसान होगा। जिया ने यांग यी को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर धीरे से उसके कंधे पर टिका दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम हीरो बनो। हीरो हमेशा दुखद अंत झेलते हैं। न केवल वे एक दुखद मौत मरेंगे, बल्कि उनके प्रियजनों और दोस्तों के लिए भी यही स्थिति होगी। यांग ये मुस्कुराया, मैं एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ। जिया ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे पसंद है कि आप कितने स्वार्थी हैं। यांग ये ने हंसते हुए कहा, और फिर वह क्षेत्र की गहराई की ओर तेजी से बढ़ गया। अनगिनत पहाड़ों को पार करने के बाद यांग ये अचानक रुक गया और जीर ने भी भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने धीमे होने से पहले एक दूसरे को देखा। एक बार जब वे अपने सामने पहाड़ से गुजरे, तो वे अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर तुरंत दंग रह गए। उनके नीचे पहाड़ के तल पर विशाल राक्षस जानवरों का एक समूह था। ये राक्षस जानवर गायों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके केवल 2 पैर थे और वे खड़े थे। उनके आकार लंबे और मजबूत थे और वे लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। इसके अलावा उनके शरीर काले रंग के कवच की एक परत से ढके हुए थे। यांग ये ने उन पर नजर डाली और पाया कि वे हजारों की संख्या में थे। उनमें से हर एक सम्राट था। इसके अलावा यांग ये यह देखकर चौंक गया कि उन्होंने जो कवच पहना था वह वास्तव में अर्ध सम्राट रैंक का कवच था। राक्षस जानवरों की शारीरिक सुरक्षा अपने आप में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी, इसलिए अगर इसे अर्ध सम्राट रैंक कवच के साथ पूरक किया जाए तो यह कितना भयानक होगा। बेशक यह शून्यवादियों के सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर मानव सम्राटों ने इन राक्षस जानवरों का सामना किया, यह स्पष्ट था कि कुछ राक्षसी प्रतिभाओं के अलावा अन्य सभी मानव सम्राट न केवल इन राक्षस जानवरों से लड़ने में असमर्थ होंगे, बल्कि इन राक्षस जानवरों की सुरक्षा को भेदना भी उनके लिए एक समस्या होगी। इस बीच अचानक यहाँ एक भयानक आभा प्रकट हुई। यांग ये ने अपनी निगाहें केंद्रित की और देखा कि चांदी के कवच में एक राक्षस जानवर समूह के सामने प्रकट हुआ था। यह अन्य राक्षस जानवरों की तरह ही स्थिति में था, लेकिन इसका आकार 3 गुना बड़ा था और उसने जो चांदी का कवच पहना था वह सम्राट रैंक का था। एक वॉइडर दायरे राक्षस जानवर। गर्जन। काले कवच में अन्य राक्षस जानवर तुरंत एक साथ दहाड़ने लगे जब उन्होंने चांदी के कवच में राक्षस जानवर को देखा। उनकी दहाड़ें वज्रपात की तरह थीं जिसने आसपास के पहाड़ों को हिला दिया। चांदी के कवच में दैत्य पशु ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके कुछ कहने से पहले ही आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। यांग ये स्वाभाविक रूप से राक्षस जाति की भाषा को समझने में असमर्थ था, इसलिए उसने तुरंत बैंगनी मिंक को देखा। थोड़ी देर बीतने के बाद बैंगनी मिंक ने कहा, वे प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो योग्य होंगे वे रहेंगे और जो असफल होंगे उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। शीर्ष 10 को एडमेंटियम फलों और विभिन्न अन्य सम्राट रैंक के फलों और जड़ी बूटियों जैसे खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा।
और जो समाप्त हो जाएंगे उनके नाम उनके कबीले में एक विशाल पत्थर पर अंकित किए जाएंगे ताकि सभी राक्षस जानवर इसे घृणा से देख सकें। यह सुनते ही यांग ये को पसीना आ गया। राक्षस जानवर डरावने नहीं थे, लेकिन शिक्षित राक्षस जानवर डरावने थे। क्या मानव जाति के पास कोई मौका होगा जब राक्षस जानवर मनुष्यों की तरह बुद्धिमान होंगे? खासकर तब जब यह एक एकजुट राक्षस जाति थी। इस बीच जी र ने अचानक कहा, यह सिर्फ एक ही कबीला है। यांग ये ने पूछा, दूसरे शब्दों में क्या अन्य लोग भी हैं? उसने सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि उन्हें अन्य कुलों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है। कुछ क्षण मौन रहने के बाद यांग ये ने कहा, चलो चारों ओर देखते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, यांग ये बैंगनी मिंक के साथ वहीं गायब हो गया। कुछ पहाड़ पार करने के बाद अचानक जमीन हिलने लगी। सिर्फ जमीन ही नहीं, आसपास के पहाड़ भी हिलने लगे थे। गर्जन। दूर से अनेक गर्जनाएं गूंज रही थीं, और वे गर्जनाओं की तरह लग रही थीं। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दूर की ओर भागे। बहुत देर नहीं लगी कि राक्षस जानवरों का एक समूह उनके सामने आ गया। ये राक्षस जानवर थोड़े बहुत तलवार के दांत वाले बाघों जैसे थे। बस फर्क इतना था कि वे बहुत बड़े थे और पूरी तरह से काले थे, जैसे कि उन पर स्याही लगा दी गई हो। संयोग से उनमें से 1000 थे। पहले के राक्षस जानवरों के समूह की तरह उन्होंने मोटे काले रंग के कवच पहने थे और सभी कवच सम्राट रैंक के थे। जिया ने धीरे से कहा, मानव सम्राट एकल युद्ध में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यांग ये ने सिर हिलाया। ये राक्षस जानवर अकेले ही साधना के एक ही क्षेत्र में 2 या 3 मनुष्यों से लड़ सकते थे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। राक्षस जाति की शारीरिक सुरक्षा बहुत भयानक थी। इस तथ्य के साथ कि उनके पास कवच था, केवल कुछ ही मानव प्रतिभाएं, जो साधना के अपने क्षेत्रों को पार करके युद्ध करने में सक्षम थी, उनके खिलाफ लड़ सकती थीं। जहां तक बाकी मानव जाति का सवाल है, उनके लिए इन राक्षस जानवरों को एक ही युद्ध में हराना बिल्कुल असंभव था। काफी देर की चुप्पी के बाद यांग ये ने कहा, चलो आगे चलते हैं। जिया ने जवाब में सिर हिलाया। वे चले गए और आगे बढ़ते रहे। यांग ये का दिल बहुत भारी हो गया, क्योंकि राक्षस जाति सिर्फ उसकी कल्पना से ज्यादा ताकतवर नहीं थी, बल्कि उसकी कल्पना से ज्यादा बुद्धिमान भी थी। काफी समय तक यात्रा करने के बाद राक्षस जानवरों का एक और समूह उनके सामने आया। इस बार यह ज्वलंत शेरों का एक समूह था। ये शेर विशाल थे और राक्षस जानवरों के पिछले 2 समूहों के आकार से 2 गुने भी बड़े थे। उनके पास स्केल कवच भी था, लेकिन वे काले रंग के कवच नहीं थे, बल्कि इसके बजाय उग्रलाल कवच थे, और वे अर्ध सम्राट रैंक पर भी थे। इन उग्र सिंहों की आभा राक्षस जानवरों के अंतिम 2 समूहों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन उनकी संख्या केवल 500 थी। 2500 सम्राट। यांग ये ने गहरी सांस ली, जी एर को उग्र शेरों के समूह के चारों ओर घुमाया और फिर आगे बढ़ गया। वे कुछ ही देर तक यात्रा करते रहे, इससे पहले कि आसमान से एक तीखी चीख अचानक गूंजती। यांग ये और जी एर ने ऊपर देखा, और उन्होंने देखा कि आसमान में गहरे नीले रंग के रॉक्स का एक समूह दिखाई दिया था। वे बहुत बड़े थे, बस उनके पंख 300 मीटर की लंबाई तक फैले हुए थे, और वे बहुत तेज थे। यांग ये और जी एर के ऊपर से गायब होने में उन्हें बस एक पल लगा। भले ही वे गायब हो गए थे, यांग ये ने उन्हें अभी भी स्पष्ट रूप से देखा था। उनमें से सभी 500 सम्राट दायरे में थे, और उन्होंने मोटे अर्ध सम्राट रैंक स्केल कवच भी पहना था। 3000 सम्राट। हालांकि सम्राटों की संख्या काफी ज्यादा थी, यांग ये ने बहुत कम शून्यकों को देखा था। इन राक्षस जानवरों का नेतृत्व सिर्फ एक शून्यक कर रहा था, लेकिन यह समझ में आता है क्योंकि राक्षस जानवरों के एक ही कबीले में 2 शून्यकों का होना आमतौर पर असंभव था, जब तक कि एक नर और दूसरा मादा न हो। यांग ये बहुत देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा, और फिर उसने कहा, चलो देखते हैं कि राक्षस जाति कितनी भयानक है। बोलते हुए वह जिया को आगे ले गया। चूंकि वे तलवार के क्षेत्र में छिपे हुए थे, इसलिए किसी भी राक्षस जानवर ने उन्हें पूरे रास्ते में नहीं देखा था। जैसे जैसे वे पहाड़ों में गहरे गए, यांग ये और भी हैरान होता गया, क्योंकि राक्षस जानवर बहुत व्यवस्थित और अनुशासित थे, बिल्कुल एक मानव सेना की तरह। अगर राक्षस जाति की पूरी सेना ऐसी होती, तो यह निश्चित रूप से बहुत भयानक होती। राक्षस जाति का राजा साधारण नहीं है। आखिरकार सभी राक्षस जानवरों को स्वतंत्रता का आनंद मिला, और उन्हें बंधे रहना पसंद नहीं था। लेकिन राक्षस जाति का राजा उन्हें इतना आज्ञाकारी बनाने में सक्षम था और उन्हें मानव सेना की तरह अनुशासित करता था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो केवल ताकत से हासिल किया जा सकता था। बिल्कुल उसी की तरह, भले ही उसके पास असाधारण ताकत थी, लेकिन तलवार गठबंधन के प्रबंधन में उसकी क्षमता ये लियुयुन की तुलना में बिल्कुल कम थी। इस बीच जी र अचानक बोला, राक्षस जाति का राजा असाधारण है। यांग ये ने सिर हिलाया और जवाब दिया, अगर वे वास्तव में मानव जाति पर हमला करने का इरादा रखते हैं, तो मुझे कहना होगा कि मानव जाति वास्तव में खतरे में है। हालांकि वह दानव जाति की समग्र शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि इसकी समग्र शक्ति निश्चित रूप से मानव जाति से अधिक है।
यदि मानव जाति के पास प्राकृतिक अवरोध के रूप में स्वर्ग स्तंभ शिखर नहीं होता, तो मानव जाति के पास कोई मौका नहीं होता। यांग ये ने कुछ सोचा और अचानक जिया की ओर देखा। मैं लगभग भूल ही गया था कि तुम भी राक्षस जाति का हिस्सा हो। जिया ने यांग ये के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ी हूं। अगर इंसान तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए इंसानों को मार दूंगी। अगर राक्षस जानवर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए राक्षस जानवरों को मार दूंगी। वह जानती थी कि अगर इंसान उसे मारना चाहते हैं तो यांग ये निश्चित रूप से उसके पक्ष में खड़ा होगा, और चाहे वह सही हो या गलत, वह उसका समर्थन करेगा। उसके लिए भी यही बात थी। यांग ये का दिल गर्म हो गया जब उसने उसे देखा, और फिर वह मुस्कुराया। चलो चारों ओर देखना जारी रखें। मैं राक्षस जाति के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक हो रहा हूं। जिया ने सिर हिलाया और फिर वे आगे बढ़ गए। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद यांग ये का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया था, क्योंकि उसने कई दुर्जय और अस्पष्ट आभाओं को महसूस किया था। जाहिर है, वे वोइडर्स के थे। ठीक जब वे आगे बढ़ने वाले थे तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए। इस बीच उनके पीछे से एक आवाज गूंजी, एक राक्षस जानवर। यह एक शुभ जानवर भी है, स्थानिक मिंक। यह कैसे संभव हो सकता है? एक स्प्राइट राजा। यह किंवदंती का स्प्राइट लॉर्ड भी है। यह कैसे संभव हो सकता है? हम एक इंसान भी है। यह तलवार डोमेन है। अध्याय 1310। मैं निर्णय कर रहा हूं कि मुझे तुम्हें मारना चाहिए या नहीं। यांग यी के रोंगटे खड़े हो गए। कोई वास्तव में बिना कोई आवाज किए उसके पीछे आ गया था और उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। यह सिर्फ वही नहीं था, यहां तक कि उनके आसपास की जगह को नियंत्रित करने वाले बैंगनी मिंक ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। कौन है वो? यांग ये ने जब आवाज सुनी तो वह थोड़ा चौंक गया, क्योंकि आवाज साफ, मधुर और थोड़ी जवान लग रही थी। यांग ये और बैंगनी मिंक ने एक दूसरे को देखा और फिर पलट गए। यह एक युवा महिला थी जो उनसे लगभग 10 मीटर आगे खड़ी थी। वह लगभग 15 या 16 वर्ष की लग रही थी, और उसने अज्ञात बैंगनी तराजू से बनी एक पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा अंडाकार था, उसकी आंखें कोने पर थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। उसकी त्वचा क्रिस्टल जैसी और बर्फ की तरह सफेद थी, और उसकी विशेषताएं सुंदर और उत्तम थीं। हालांकि वह थोड़ी कम उम्र की लग रही थी, लेकिन उसके पास एक कुलीन और सुंदर आभा थी जिसमें एक हल्की गरिमामय हवा थी। उसकी कसी हुई बांह पर एक छोटा सा बहुरंगी सांप था, और वह चुपचाप वहां लेटा था, मानो सो गया हो। यांग यी और हिंसक मिंक ने एक दूसरे को फिर से देखा और फिर वे दोनों एक साथ सतर्क हो गए। युवती ने पहले बैंगनी मिंक को देखा और उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। फिर उसने स्ट्रोई को देखा जो यांग ये के कंधे पर सो रही थी। उसके बाद उसने यांग ये को नाप लिया और उसकी आंखों में भी जिज्ञासा थी। लेकिन अंत में उसकी नजर फिर से स्ट्रोई पर पड़ी। उसकी आंखों में घबराहट और अविश्वास का भाव था। यांग ये ने उसे देखा और पूछा, तुम इंसान हो या राक्षस? यांग ये ने हमला नहीं किया क्योंकि वह बिना कोई आवाज किए उनके पीछे आ गई थी, और उसने एक पल में स्ट्रोई और जीर को देख लिया था। इसलिए वह बिल्कुल भी एक साधारण व्यक्ति नहीं थी, या शायद यह कहा जाना चाहिए कि वह कोई साधारण राक्षस नहीं थी। अगर बैंगनी मिंक और वह उसे एक ही वार से नहीं मार सकते थे। अनगिनत राक्षस जानवरों के झुंड के बारे में सोचने से यांग ये की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब उसने यांग ये की बात सुनी तो उसने उसे देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और बस उसे देखती रही। हालांकि यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने वास्तव में अदृश्य दबाव की एक किरण को महसूस किया। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने जानबूझकर छोड़ा था, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो उसने स्वाभाविक रूप से धारण किया था। वह कौन है? यांग ये और भी उत्सुक हो गया। इस बीच युवती ने यांग ये को कोई जवाब नहीं दिया, और वह बैंगनी मिंक को देखने के लिए मुड़ी। इस दुनिया में एक स्थानिक मिंक का आना असंभव है, लेकिन आपकी ताकत के आधार पर आपका इस दुनिया से बाहर से आना असंभव है। बोलते बोलते उसने अचानक स्ट्रोई की ओर इशारा किया और कहा, यह इस दुनिया में कैसे आ सकता है? एक बार जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने यांग यी को देखा और कहा, अर्ध सम्राट क्षेत्र में एक मानव, फिर भी आपके पास तलवार डोमेन है और आपने तलवार की मंशा में पुनर्जन्म रैंक प्राप्त किया है। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें पुनर्जन्म रैंक के बारे में पता है? पुनर्जन्म रैंक? आखिरकार जियान गुजी ने कहा था कि केवल वे ही लोग इसके बारे में जानते होंगे जिन्होंने वह रैंक हासिल की होगी। क्या उसने किसी तरह के इरादे से पुनर्जन्म रैंक हासिल की है? यांग यी का चेहरा और भी गंभीर हो गया जब उसने इस बिंदु तक सोचा। युवती ने यांग यी को ठंडे अंदाज में देखा, दूसरों को बीच में रोकना बहुत असभ्यता है, समझे? यांग यी अवाक रह गया। उसने उसे देखा और कहा, तुम्हारे अलावा उन दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए था, और उनका यहाँ पैदा होना असंभव है, लेकिन वे यहाँ संयोग से हैं। मैं सच में हैरान हूँ। यांग ये चुप रही। उसे लगता है कि उसने अंदाजा लगा लिया है कि वे इस दुनिया से बाहर से हैं। वह वास्तव में कौन है? इस बीच युवती अचानक बोली, होम, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए?
यांग ये का चेहरा टेढ़ा हो गया। उसकी आवाज, ऐसा लग रहा था जैसे कोई वरिष्ठ अपनी अधीनस्थ से बात कर रहा हो। लेकिन वह यह सब इतनी सहजता से कर रही थी मानो मुझे उसे स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ, यांग ये को अभी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। यांग ये ने उसकी तरफ देखा, और वह उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, हमें यहाँ भेजा गया था। उसने उसे धोखा देने के लिए झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इस पर यकीन नहीं करेगी। इसके अलावा, अभी सच बताने में कोई बुराई नहीं थी, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जवाब का अंदाजा लगा लिया था। उसने यांग यी की तरफ देखा और पूछा, क्यों? यांग ये ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने किसी को नाराज किया था। इसलिए, मुझे मौत से बचने के लिए यहाँ भेजा गया था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें यहाँ भेजा है वह बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में, यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब आपसे सवाल पूछने की बारी मेरी है ना? उसने अपनी नजरें हटा लीं और फिर से यांग ये की ओर देखा, पूछो। लेकिन मैं शायद जवाब न दूं। यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? मैं इसका उत्तर देने से इनकार करती हूँ, युवती ने कहा, और ऐसा लग रहा था कि यह स्वाभाविक बात है। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे, और फिर उसने पूछा, तुम स्थानिक मिंट के बारे में क्यों जानते हो? और स्प्राइट लॉर्ड क्या है? वह इस बारे में बेहद उत्सुक था, क्योंकि बैंगनी मिंट की बात तो दूर, वह स्ट्रोई की उत्पत्ति के बारे में भी जानती थी। आखिरकार, लेडी को भी स्ट्रोई की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था। लेडी ने स्ट्रोई को देखा था, और अगर वह स्ट्रोई को पहचानती तो वह उसे जरूर बताती। युवती चुपचाप यांग यी को देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रही है। यांग ये ने कहा, आप इस प्रश्न का उत्तर देने से भी इनकार कर रहे हैं? नहीं, उसने उदासीनता से कहा, मैं तय कर रही हूं कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए या नहीं। यांग ये का चेहरा जम गया। युवती की बात सुनते ही बैंगनी मिंट का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, और उसकी हथेलियों पर तुरंत हल्की बैंगनी रोशनी उभर आई। यांग ये का बायां हाथ थोड़ा हिला और वह प्राचीन म्यान उसके हाथ में आ गया। उसने उसे देखा और कहा, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? उसने जवाब दिया, मैं थोड़ा हिचकिचा रही हूँ। यांग ये ने पूछा, क्यों? युवती ने बैंगनी मिंक और स्ट्रोई की ओर देखा, वे तुम्हारे बहुत करीब हैं, इसलिए अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो वे निश्चित रूप से मुझसे नफरत करेंगे। या शायद वे तुम्हारे साथ मर जाएं। भले ही तुम मौत के लायक हो, लेकिन वे नहीं हैं। यांग ये अत्यधिक क्रोध से हंसने लगी, मैं मौत की हकदार हूँ। मुझे बताओ कि मैं मौत की हकदार क्यों हूँ? युवती ने ठंडे स्वर में कहा, मनुष्यों का लालच कभी नहीं मिटता। वे हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनकी नहीं होती। अगर उन्हें वह नहीं मिल पाता, तो वे उसे हड़प लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ग स्तंभ पर्वत पर रहने वाले मनुष्य करते हैं। लेकिन यह बहुत सामान्य बात है, क्योंकि अगर मनुष्यों में कभी न मिटने वाला लालच न हो, तो वे मनुष्य नहीं रह जाते। सौभाग्य से, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बुरे इंसान तो होते हैं, लेकिन क्या कोई बुरा राक्षस नहीं होता? यांग ये ने खंडन किया, चाहे वह मानव जाति हो या राक्षस जाति, उनमें अच्छे और बुरे दोनों ही लोग होते हैं। है न? इसके अलावा, यह आपकी राक्षस जाति ही है जो मानव जाति पर हमला करना चाहती है, इसलिए यह आपकी राक्षस जाति ही है जो अतृप्त लालच से भरी हुई है। राक्षस जाति मानव जाति पर आक्रमण कर रही है। युवती की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मानव, क्या तुम जानते हो कि यदि राक्षस जाति आक्रमण करना चाहती तो मानव जाति का बहुत पहले ही नाश हो चुका होता? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम हमला तो नहीं कर रहे? उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, मैं चाहती हूँ। दुर्भाग्य से, वे लोग मानव जाति और दानव जाति के पूर्वजों द्वारा तय किए गए समझौते का पालन करने पर जोर देते हैं। अन्यथा, दानव जाति की सेना ने बहुत पहले ही स्वर्ग स्तंभ शिखर को कुचल दिया होता। लेकिन यह ठीक है, क्योंकि आपकी मानव जाति बहुत जल्द उस समझौते का उल्लंघन करेगी। उस समय, हो। इस बिंदु पर उसके मुंह से एक अजीब लेकिन ठंडी हंसी निकली, और उसकी आवाज उपहास और प्रत्याशा से भरी हुई थी। दानव जाति का मानव जाति पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर वह सच बोल रही थी तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि नी कबीले के पास एक रहस्य था। पूरी मानव जाति के विशेषज्ञों को इकट्ठा करके नी कबीला वास्तव में क्या योजना बना रहा था। वह नहीं जानता था कि वे क्या योजना बना रहे थे, लेकिन वह जानता था कि नी कबीला 3 संप्रदायों, 6 शहरों, स्लेयर मंडप और उसका उपयोग करना चाहता था। यांग ये ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से बोला, क्या राक्षस जाति का वास्तव में मानव जाति पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है? वह उसे ठंडे भाव से देखती रही, फिर भी चुप रही, और ऐसा लग रहा था कि वह यह पता लगा रही थी कि क्या उसे सचमुच यांग ये को मार देना चाहिए। यांग ये को इस तरह घूरे जाने पर बहुत असहज महसूस हुआ। हालांकि, वह इस बारे में कोई उपद्रव करने के मूड में नहीं था।
उसने तुरंत कहा, अगर मानव जाति और राक्षस जाति वास्तव में युद्ध में उतरती है, तो भले ही मानव जाति हार जाए, लेकिन आपकी राक्षस जाति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राक्षस जाति के सदस्य के रूप में, क्या आप वास्तव में अनगिनत राक्षस जानवरों को दयनीय रूप से मरते हुए देख सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने आह भरी और उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक दिन मानव जाति की ओर से बोलेगा। अंत में, जबकि वह उद्धारकर्ता नहीं बनना चाहता था और उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी, उसने मानव जाति की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं की, अगर यह उसकी क्षमता के दायरे में था। युवती ने कहा, लेकिन क्या होगा यदि मानव जाति हमारी राक्षस जाति पर हमला कर रही हो? यांग ये हैरान रह गया और बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? मानव जाति मूर्ख नहीं है। वह राक्षस जाति पर हमला क्यों करेगी? राक्षस जाति की ताकत मानव जाति से कहीं ज्यादा थी। इसलिए, अगर मानव जाति अभी भी राक्षस जाति पर हमला करने का इरादा रखती थी, तो उसे कहना पड़ता था कि मानव जाति मूर्ख है। युवती कुछ नहीं बोली। वह बस उसे देखती रही, जैसे कि वह एक बार फिर सोचने लगी हो कि क्या उसे मार देना चाहिए। यांग ये वास्तव में उसकी ओर देखी गई नजर से काफी परेशान था और वह तुरंत गुस्से से बोला, क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रही हो या नहीं? युवती ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बैंगनी मिंक को देखती रही, क्या तुम इस दुनिया को छोड़ना चाहते हो? ए चुपचाप उसे देखता रहा। उसने आगे कहा, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम चाहती हो। इसके अलावा, मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर भी ले जा सकती हूँ। इस दुनिया से दूर। यांगी दंग रह गया। ये शब्द इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।